हेलो एंड ग्रेट वेलकम। अब बेटे स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जिसका कि ताल्लुक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से है। अब जहां तक इस स्टैंडर्ड के कोर इश्यूज का सवाल है, ये स्टैंडर्ड बेसिकली किस चीज़ से डील करता है या इस स्टैंडर्ड की बेसिकली गाइडलाइंस क्या है या इसका थीम क्या है। अब जहां तक इस स्टैंडर्ड के थीम का सवाल है, तो ये स्टैंडर्ड हमें बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में गाइडलाइंस देता है। करेक्ट। एक तो ये कि हमने एसेट्स को किस तरीके से रिकग्नाइज करना है। जब मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। एसेट्स को हमने किस तरीके से रिकग्नाइज करना है, उनका कैरिंग अमाउंट क्या होना चाहिए। कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं तो उनको किस वैल्यू पे हमने कैरी करना है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन चार्जेस किस तरीके से डिटरमिन होंगे। आपको मालूम है कि डेप्रिसिएशन के लिए पहले एक अलग से स्टैंडर्ड हुआ करता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 बेसिकली ख़त्म कर दिया गया है। और बल्कि ख़त्म कर दिया गया है यूं तो नहीं कहना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 को हटा करके AS10 का ही पार्ट बना दिया है। समझ में आया। तो डेप्रिसिएशन चार्जेस किस तरीके से डिटरमिन होंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहां तक AS10 का सवाल है, इन 3 चीज़ों के बारे में ये हमें गाइडलाइन देता है कि किस तरीके से हमने एसेट्स को रिकग्नाइज करना है, उनका कैरिंग अमाउंट क्या होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाद में जब हम अपनी बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लिखेंगे तो किस वैल्यू पे लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन चार्जेस किस तरीके से देंगे। हालांकि ये स्टैंडर्ड इसके अलावा ये भी कहता है कि हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इम्पेयरमेंट लॉसेस भी कंप्यूट करने चाहिए। स्टैंडर्ड तो ये कहता है, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉसेस कैसे कंप्यूट करे जाते हैं, कब कंप्यूट करे जाते हैं, उसकी मेथडोलॉजी क्या है, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS28 है, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉसेस से ये डील करता है। तो इम्पेयरमेंट लॉसेस बेसिकली कवर होता है AS28 से, लेकिन स्टैंडर्ड यहाँ पर AS10 ये कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी इम्पेयरमेंट लॉसेस हमें कंप्यूट करने चाहिए। पॉइंट ये है। तो बेसिकली कहने के लिए आप कह सकते हो कि जहां तक इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में प्रिंसिपल इश्यूज का सवाल है, तो ये 4 मेन इश्यूज हैं। इज इट क्लियर टू यू, जो कि मैंने लिखे हुए हैं। तो 4 मेन इश्यूज मैंने क्या बताया कि एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिकग्निशन ऑफ एसेट्स के एसेट्स को किस तरीके से रिकग्नाइज करना है, किस वैल्यू पे हमने उसको कैरी करना है, कि उसके डेप्रिसिएशन चार्जेस क्या होने चाहिए, और इम्पेयरमेंट लॉसेस के बारे में। फिर अगला पॉइंट है स्कोप। स्कोप का मतलब है कि इसके दायरे में क्या आता है। याद रखें कि जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो वहां पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा। जहां पर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा बायोलॉजिकल एसेट्स पर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। इसी तरीके से ये एसेट अप्लाई नहीं होता है जैसे कि मिनरल राइट्स हैं, नेचुरल गैस की वैल्यूएशन है, या ऐसे नॉन रीजेनरेटिव रिसोर्सेज जो होते हैं उन पर ये स्टैंडर्ड जो है अप्लाई नहीं करता है। करेक्ट। हालांकि इंडिया में बायोलॉजिकल एसिड्स की मेजरमेंट के लिए अभी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस हैं, उनके हिसाब से इनकी वैल्यूएशन होती है। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 अप्लाई नहीं करता है। इज इट क्लियर टू यू। मेन चीज़ आपको ये मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आपको इस स्टैंडर्ड में क्या मालूम होना चाहिए कि ऑफ कोर्स तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ रहे हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली है क्या। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली क्या है, ये समझने के लिए तुम्हें ये पहले मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली ऐसे टेंजिबल आइटम्स हैं। टेंजिबल आइटम्स, इज इट क्लियर टू। इंटेंजिबल नहीं। ये टेंजिबल आइटम्स हैं जो कि एक एंटिटी ने होल्ड करके रखे हुए हैं। एक एंटिटी ने उनको होल्ड करके रखा हुआ है, किस पर्पस के लिए, फॉर यूज इन प्रोडक्शन। या तो इन एसेट्स को हम अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, या हमने इसको होल्ड करके रखा है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सप्लाई हम करते हैं उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी सप्लाई करने के लिए इन एसेट्स को हमने रखा है, या इन एसेट्स को हमने रेंटल पर्पस के लिए रखा हुआ है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा हुआ है। एक तो कंडीशन ये है कि ये टेंजिबल आइटम्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम्स हैं विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, जैसे मैंने कहा, फॉर यूज इन प्रोडक्शन नंबर 1, और फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फॉर रेंटल पर्पस, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। करेक्ट। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये टेंजिबल
जो आइटम्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं इन एक्सेस ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए इनका इस्तेमाल करा जा सकता है, या यूं कहें कि ये जो आइटम्स हैं 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए हमारे लिए रिटर्न फेच कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? क्या कहा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली आर टेंजिबल आइटम्स. नंबर वन, they are held by an enterprise for the purpose of use in production or for supply of goods and services or for rental purpose or for administrative purpose, correct? And they can be used or they are expected to be used in the what we call by the entity for a period in excess of 12 months. तो 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर वन, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये चीज़ तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए. और नंबर टू, एक और चीज़ मालूम होनी चाहिए. यहाँ पर मैंने लिखा है कि जैसा कि मैंने बताया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स एंड दे आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और फॉर सप्लाई और फॉर रेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन से ही नहीं है. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का बेसिकली मतलब होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसके अंदर अगर मैंने एसेट को रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फाइनेंस पर्पस के लिए या अकाउंटिंग पर्पस के लिए या पर्सनल फंक्शन के लिए या कोई और अदर फंक्शन के लिए, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा. तो सिंपल वर्ड्स में एक एंटिटी ने अगर कोई भी टेंजिबल एसेट अपने पास रखा हुआ है फॉर यूज इन प्रोडक्शन के लिए या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए या रेंटल पर्पस के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मोर देन वन पीरियड, इसका मतलब है मोर देन 12 मंथ्स, तो उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माना जाएगा. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीज़ पहले तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली है क्या. अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे एक चीज़ कही थी. अगला एक पॉइंट है इसमें बायोलॉजिकल एसिड्स को लेकर के. तो बायोलॉजिकल एसिड्स के बारे में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है. ये तो मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि जो बायोलॉजिकल एसिड्स हैं बेसिकली वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की परिभाषा में इंक्लूड नहीं होते हैं. ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बायोलॉजिकल एसिड इंक्लूड नहीं होते हैं. अब बायोलॉजिकल एसिड जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, पहले तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजिकल एसिड्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं. एक तो बायोलॉजिकल एनिमल्स, बहुत से बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम होती है. एक तो इसमें बायोलॉजिकल एनिमल्स भी आते हैं और बायोलॉजिकल प्लांट भी इंक्लूड होता है. बायोलॉजिकल प्लांट भी इंक्लूड होता है. निश्चित रूप से अभी मैंने कहा कि बायोलॉजिकल एसिड्स जो हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करे जाते हैं. तो इसका ये मतलब साफ है कि जो बायोलॉजिकल एनिमल्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. लेकिन प्लांट के बारे में थोड़ा सा पॉइंट क्लियर होना चाहिए. अब जो प्लांट होते हैं बायोलॉजिकल प्लांट, उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक तो हम कहते हैं अदर प्लांट्स, एक तो हम कहते हैं अदर प्लांट्स. क्या कहते हैं? अदर प्लांट्स. और एक हम कहते हैं बियरर प्लांट्स. बियरर प्लांट्स. सिंपल वर्ड्स में जो बायोलॉजिकल प्लांट्स हैं, पहले तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्लांट्स दो तरीके के होते हैं. एक तो अदर प्लांट्स जैसा मैंने कहा और दूसरा बियरर प्लांट. इज इट क्लियर टू यू? ध्यान ये रखना है कि जो अदर प्लांट होंगे, बियरर प्लांट को छोड़ के जितने भी बायोलॉजिकल प्लांट होते हैं वो अदर प्लांट होते हैं, और अदर प्लांट को भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करा जाएगा. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक क्लियर है. और जो बियरर प्लांट होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है बियरर, इसका मतलब ये हमें रिटर्न, बियर का यहाँ वैसे बेरर का मतलब है फ्रूट्स वगैरह से. तो जो भी जैसे मान लेते हैं कोई मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री क्या बियर करेगा? मैंगो ही बियर करेगा. कोकोनट ट्री है तो कोकोनट बियर करेगा. तो यहाँ बियरर का मतलब है उस प्लांट से होने वाली जो उपज है. इज इट क्लियर टू यू? तो बियरर प्लांट को लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड करा जाता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए. अब क्यों करा जाता है ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ. ये लोग तो तुम्हें बता देंगे कि बियरर प्लांट्स को इंक्लूड करा जाता है, लेकिन क्यों करा जाता है? देखो, जैसे जब हम बात करते हैं नॉन करेंट एसेट की या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, बेसिकली हम किस चीज़ की बात करें? प्लांट की, मशीनरी की, बिल्डिंग की, फर्नीचर की. इजंट इट और नॉट? ये ऐसे एसेट हैं जो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं. बार बार यूज़ करने का मतलब है कि लंबे टाइम तक हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इनका भी नाम बियरर प्लांट है. बियरर का मतलब है ये बार बार प्रोडक्शन करते रहते हैं, इसका मतलब है लंबे टाइम तक प्रोडक्शन करते रहते हैं. तो इसलिए इनको भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में रखा गया है. अब बियरर प्लांट क्या होते हैं? तो बियरर प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि एक एंटिटी इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्शन के लिए या सप्लाई के लिए उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है. यानी कि जैसे कि ये कोई बियरर प्लांट है,
अब ड्राइंग्स तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ये बियरर प्लांट है। अब इस बियरर प्लांट के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है, मान लेते हैं कि मैंगोज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मैंगो मैंने बना दी है, इज इट क्लियर टू यू? ये मैंगोज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस बियरर प्लांट से का यूज़ हम कर रहे हैं प्रोडक्शन और सप्लाई में, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट का यूज़ कर रहे हैं, पर प्लांट से होने वाली जो उपज है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि बियरर प्लांट का यूज़ हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए या अपने सप्लाई के लिए। और हमें ये उम्मीद है कि ये जो प्लांट है हमें एक 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए रिटर्न देता रहेगा, इसीलिए इसका नाम बियरर है। ये तो नहीं कि एक साल इसने क्या बोलते पैदावार कर दी तो अगले साल नहीं करेगा, इजंट इट और नॉट? तो एक तरीके से ये नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी की तरह ही काम कर रहा है, तो इसलिए बियरर प्लांट्स को भी हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। और अब आप ही सोचो, मेरे पास एक मैंगो ट्री है, उसका इस्तेमाल मैं अपने प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए कर रहा हूँ और मुझे ये भी उम्मीद है ये लंबे टाइम तक मेरे को रिटर्न देगा, तो क्या मैं इस पेड़ को बेचने की कोशिश करूँगा? नहीं करूँगा। क्यों करूँगा? यानी कि ये जो प्लांट है बहुत ही कम चांसेस हैं कि मैं इसको एज इट इज़ बेचूँ। हाँ, जब 10-20 साल हो जाएं, जब ये पेड़ बिल्कुल बूढ़ा हो जाए, तो तब हो सकता है मैं इसको बेचने की कोशिश करूं, वो एक अलग मैटर है। तो इसीलिए लिखा ये जाता है, इसके बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि बियरर प्लांट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई, is expected to bear produce for a period in excess of 12 months and there are remote chances of its being sold out। का वही मतलब है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि बहुत कम चांसेस है कि हम इसको बेचेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो मेन चीज़ तो मैं क्या मालूम होनी चाहिए कि जो बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं, बायोलॉजिकल एनिमल तो कभी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। अब जो प्लांट होते हैं उसमें जो बियरर प्लांट होते हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे इंक्लूड होंगे, लेकिन बियरर प्लांट के अलावा कोई भी प्लांट होगा तो उसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब अगला पॉइंट आता है जी आपका रिकग्निशन क्राइटेरिया के बारे में। जाहिर है कि किसी भी एसेट को रिकग्नाइज करना हो तो कैसे करा जाएगा, और यहाँ तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात चल रही है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप कब रिकग्नाइज करेंगे? पॉइंट ये है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को तब आप रिकग्नाइज करेंगे जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि उस एसेट से आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स या रिटर्न मिल रहे हों। नंबर 1, यू आर एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, करेक्ट? उसको हम कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और हम उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो तब हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? देयर आर 2 कंडीशन फॉर रिकग्नाइजिंग द व्हाट वी कॉल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 1, we are sure that we are going to get some what we call returns out of this particular asset, करेक्ट? कि ये एसेट हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, नंबर 1, और इसकी कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो एक तो रिकग्निशन क्राइटेरिया के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है, आपको ये भी मालूम है कि अकाउंट्स में हम जब भी रिकग्निशन करते हैं तो एक तो इनिशियल रिकग्निशन होती है, एक सब्सिक्वेंट रिकग्निशन होती है। इनिशियल का मतलब है जिस दिन मैंने प्लांट खरीदा है या जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई। इज इट क्लियर टू यू? इनिशियल का मतलब पहली मर्तबा, यानी कि जिस दिन आपने प्लांट एक्वायर करा। तो जहाँ तक इनिशियल रिकग्निशन का सवाल है, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इनिशियली जब हम अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकग्नाइज करेंगे तो एट कॉस्ट पर करेंगे। कॉस्ट का बेसिकली क्या मतलब है भाई? कॉस्ट का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि आपने पहले तो उस एसेट को खरीदा, तो आपने उस एसेट को खरीदने के लिए कुछ परचेज प्राइस दिया होगा या नहीं दिया होगा, इजंट इट और नॉट? तो जब हम कहते हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एक तो परचेज प्राइस इंक्लूड होती है। अब जब हम वर्ड परचेज प्राइस कहते हैं तो परचेज करते वक्त मुझे कुछ टैक्सेस भी देने पड़ सकते हैं। अगर मैंने कुछ टैक्सेस वगैरह पे करे हैं तो वो भी मैं ऐड करूंगा, लेकिन जब मैंने सामान परचेज करा तो मुझे कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल सकता है, तो मैं डिस्काउंट या रिबेट्स अगर मुझे मिला है तो वो मैं माइनस करूंगा। यानी कि जब हम परचेज प्राइस कहते हैं तो परचेज करते वक्त मुझे कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कोई टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे तो मैं उनको ऐड करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मुझे कोई रिबेट, कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा तो वो मैं माइनस करूंगा। ये सब चीज़ें वैसे मैंने लिखी हुई हैं, डोंट जो मैं बोल रहा हूँ। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं तो एसेट को परचेज करने के संदर्भ में हमें कुछ उससे रिलेटेड एक्सपेंस करने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, जो कि मैंने अगले पॉइंट में लिखा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस का बेसिकली क्या मतलब है? जैसे आज मैंने एक एसेट खरीदा, उसको खरीद के लाने में, अपनी साइट तक लाने में जो भी खर्चे हो जाएंगे
उनको मुझे ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो ऑक्ट्रॉय हो, फ्रेट इनवर्ड हो, कैरेज इनवर्ड हो, इजंट इट और नॉट। तो इस तरह के जो एक्सपेंस होंगे वो तो मैं ऐड करूंगा ही। उसके अलावा जब मैं उसको खरीद करके लाया, अब उसको लाने में, मुझे इंस्टॉल करने में दुनिया भर के कुछ खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं, कुछ साइट प्रिपेयर करनी पड़ सकती हैं, कुछ फाउंडेशंस प्रिपेयर करनी पड़ सकती हैं, कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र को बुलाना पड़ सकता है, करेक्ट। तो इस तरह के जितने भी खर्चे होंगे इस एसेट को लाने में, जिस एक तो परचेज प्राइस के अलावा मैंने कहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, DAE, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में जैसे कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन है, जैसे कि इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग चार्ज, जैसे इंस्टॉलेशन है, टेस्टिंग कॉस्ट है, कोई प्रोफेशनल फी वगैरह, ये तमाम खर्चे भी हम इसमें ऐड करते हैं। उसके अलावा एक तीसरा पॉइंट है, और इस तीसरे पॉइंट से रिलेटेड कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तीसरा पॉइंट है, उसको हम कहते हैं डीकमीशनिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? डीकमीशनिंग कॉस्ट। डीकमीशनिंग कॉस्ट, सर ये क्या होती है? यही तो मुझे तुम्हें बताना है। डीकमीशनिंग कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट हो या फिर रेस्टोरेशन कॉस्ट हो, हालांकि दोनों का मतलब एक ही है लेकिन हल्का सा फर्क है, लेकिन मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन सब का जो टोटल होगा वो एसेट की कॉस्ट को निर्धारित करता है। तो इनिशियली जब मैं कोई एसेट खरीदूंगा तो मैं उसको कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करूंगा, और कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे परचेज प्राइस पहले देखनी पड़ेगी, और जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है उनको ऐड करना पड़ेगा। और इन केस अगर इस एसेट से रिलेटेड कोई डीकमीशनिंग चार्ज है या कोई रेस्टोरेशन चार्ज है, सर मुझे वो भी ऐड करने पड़ेंगे। अब ये डीकमीशनिंग चार्ज और रेस्टोरेशन चार्ज क्या है, इसको समझने के लिए आप डायरेक्टली पहले एक केस स्टडी यहां पर देखें। इस पॉइंट को समझने के लिए केस स्टडी 1.2 को देखें। इज इट क्लियर टू यू? अब 1.2 में क्या लिखा हुआ है, वो कहता है कि ऑन 1/4/2021 V7 लिमिटेड इंस्टॉल्ड ए मशीन इन ए रेंटेड प्रीमिसेस एट ए कॉस्ट ऑफ 50 लाख। पहले तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो V7 लिमिटेड नाम की कोई एंटिटी है, करेक्ट, उन्होंने रेंट पर कोई स्पेस ली हुई है, उन्होंने कोई स्पेस ली हुई है लेकिन वो रेंट पर ली हुई है, रेंटल स्पेस। और उस स्पेस में, या रेंटल स्पेस ली है बल्कि प्रीमिसेस लिया है, और वहाँ पर उन्होंने एक मशीनरी इंस्टॉल करी। यानी कि जो स्पेस है वो मैंने रेंट पर ली हुई है और वहाँ पर मैंने एक मशीनरी इंस्टॉल करी, और मशीनरी मैंने इंस्टॉल करी कितने, इसका मतलब भारी भरकम मशीनरी है, क्योंकि 50 लाख की मशीनरी मैंने वहाँ पर इंस्टॉल करी है। आगे क्वेश्चन में उसने ये भी बताया whose लाइफ इज 3 ईयर, इस मशीनरी की लाइफ जो है वो 3 साल तक है। आगे कह रहा है एज पर द एग्रीमेंट मशीन शुड बी डीकमीशन्ड एंड बिल्डिंग शुड बी ब्रॉट इनटू ओरिजिनल पोजीशन। इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट आपको मुझे समझाना है। देखिए जी, पहले तो भूलना नहीं है कि ये जो स्पेस है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये स्पेस V7 लिमिटेड नाम की कंपनी ने लैंडलॉर्ड से किराए पर ली है। अब जो लैंडलॉर्ड होगा जब अपनी स्पेस आपको देगा, और उसको भी मालूम है कि आप कोई फैक्ट्री वगैरह वहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट, इतनी बड़ी मशीनरी आप वहाँ लगा रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड को एक चिंता लगेगी। लैंडलॉर्ड आपको ये कहेगा जी आज आप इतनी बड़ी मशीनरी यहाँ पर फिट कर रहे हैं तो इतनी तोड़ फोड़ आप करेंगे, तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि जब भी आप इस जगह को छोड़ेंगे, एक तो आप अपनी मशीन हटा लेना। क्या करना? अपनी मशीन हटा लेना। अपनी मशीन जो आपने फिट करी है उसको हटा लेना। इस हटाने का मतलब ही होता है डीकमीशन करना। कमीशन करने का मतलब होता है इंस्टॉल करना। हटाने का मतलब है कि उसको डीकमीशन करना। यानी कि एक तो आप अपनी मशीन, जो इतनी भारी भरकम मशीन आपने यहाँ लगा दी है और आधी से ज़्यादा स्पेस तो इसी ने घेर ली है, इसको आप डीकमीशन कर लेना। एक तो उसने ये कहा, और उसने कहा बिकॉज इतनी भारी भरकम मशीन को जब आपने यहाँ फिट कराया तो आसपास की दीवार मेरी बिल्डिंग भी खराब हो गई है, तो मेरी बिल्डिंग को आप रेस्टोर कर देना। रेस्टोर का मतलब है ओरिजिनल पोजीशन पे ले आना। तो ये जो दो वर्ड होते हैं ना, डीकमीशनिंग और रेस्टोरेशन, मैंने कहा हकीकतन देखा जाए तो इनका मीनिंग तो सेम ही है। यानी कि हमने उस एसेट को जो जहाँ फिट करा है उसको हटाना है, और रेस्टोर का मतलब है जो वो खराब हो गई है स्पेस, उसको ओरिजिनल लेवल पे लाना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो लैंडलॉर्ड ने हमसे ये यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया कि एक तो जब भी आप इस जगह को छोड़ोगे, अपनी मशीनरी को डीकमीशन करोगे, और जो ये बिल्डिंग खराब हो गई है इसको रेस्टोर करोगे। इज इट क्लियर टू यू? आगे कह रहा है, अच्छा
अब आप एंटिटी हैं, जब आपने मशीन लगाई तो ये बात आपको पहले से ही मालूम है क्योंकि आपका एग्रीमेंट तो हो ही चुका है। आपको भी मालूम है कि जब भी हम इस स्पेस को छोड़ेंगे, शायद 3 साल के बाद छोड़ें, करेक्ट, क्योंकि 3 साल मशीनरी की लाइफ है, तो मुझे इस मशीनरी को हटाना पड़ेगा और बिल्डिंग को रेस्टोर करना पड़ेगा। तो जब आपने मशीन खरीदी तो उसी वक्त आपको ये बात मालूम है कि हमें बाद में इसको हटाना भी है और बिल्डिंग को रेस्टोर भी करना है, यानी कि हटाने का भी तो खर्चा होगा और रेस्टोरेशन करने का भी खर्चा होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जब आप मशीनरी खरीदते हैं, मैंने कहा इनिशियल रिकॉर्डिंग जब करी जाती है तो एक तो परचेज प्राइस होगी और उससे रिलेटेड जो खर्चे वो तो ऐड करेंगे ही, प्लस हमें यहां पर इसमें ऐड करना पड़ता है और उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग चार्जेस एंड रेस्टोरेशन। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एंड रेस्टोरेशन, क्योंकि फ्यूचर में ये खर्चा हमें करना ही है तो उसके लिए हमें कुछ प्रोविजन बनाना पड़ेगा और वो भी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, ये स्टैंडर्ड कहता है। तो ये मतलब है डीकमीशनिंग एंड रेस्टोरेशन का। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कहता है? इस क्वेश्चन में आगे कहते हैं एंटिटी एस्टिमेट्स दैट डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस विल अमाउंट टू ₹5 लाख। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया है कि जब हमने ये मशीन खरीदी तो एंटिटी को लगा कि जब भी हम यहां से छोड़ेंगे तो डीकमीशन करने में और रेस्टोर करने में 5 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। वैसे तो मैं 5 लाख रुपए ही ऐड कर सकता हूं, लेकिन बेटर रहता है कि उसकी, क्योंकि ये खर्चा 2-3 साल के बाद करा जाएगा, तो इसलिए हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें कुछ रेट दिया रहता है, जैसे कि 10% का रेट तुम्हें दिया है। तो जब तुम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करोगे इस केस में, तो प्रेजेंट कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन उसने पूछा है, तो प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो 5 लाख की कॉस्ट है और 10% फैक्टर उसने हमें दिया हुआ है और उसका डिस्काउंट फैक्टर तीसरे साल का 0.751 दिया हुआ है, तो 5 लाख को मैं 0.751 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो 3,75,500 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है 3,75,500 भी मुझे ऐड करने पड़ेंगे 50 लाख में और ये मशीनरी की कॉस्ट बनेगी। तो इनिशियल रिकॉग्निशन 53,75,500 पर होगा। उम्मीद है कि आपको डीकमीशनिंग का मतलब भी और रेस्टोरेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं? उसके अलावा स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि कुछ कॉस्ट होती हैं जिनको कि हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का, कुछ खर्चे होंगे जिनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना है, जैसे कि कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल आइटम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एज पर, कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल आइटम इज नॉट कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एज पर डिजायर्ड व्हाट वी कॉल इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड्स में कभी कभी क्या होता है कि अभी एसेट अपनी फुल कैपेसिटी पर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या मैनेजमेंट जिस तरीके से चाहता है कि ये प्रोड्यूस करे, मैनेजमेंट की इंटेंशन के मुताबिक वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या ऑपरेट नहीं कर रहा है एसेट, तो यानी कि उस दौरान जब कोई खर्चे लग रहे हैं तो उनको कैपिटलाइज नहीं करा जाएगा। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग ए बिजनेस इन ए न्यू लोकेशन और विद ए न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये तमाम खर्चे अगर, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल कॉस्ट, अगर ये खर्चे तुम्हें दिए होंगे तो इनको तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा। तो जहां तक एसेट की इनिशियल रिकॉग्निशन का सवाल है, कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसमें से आए हुए हैं। केस स्टडी 1.1 में वो कहता है कि आपको पता करनी है कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहता है जेड इंडिया लिमिटेड ने एक मशीनरी एक्वायर करी 50 लाख की, तो जाहिर है कि 50 लाख को तो मैं इंक्लूड करूंगा ही करूंगा, इसमें कोई डाउट थोड़ी है किसी तरीके का। इज इट क्लियर टू यू? 50 लाख रुपए की हमने ये मशीनरी खरीदी है तो 50 लाख रुपए तो मैं इंक्लूड करूंगा ही करूंगा। उसके अलावा कहता है कि हमने फ्रेट का खर्चा 1 लाख रुपए पे करा, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, इसको भी मैं इंक्लूड करूंगा। फिर कहता है प्रोफेशनल फी हमने 2 लाख रुपए की पे करी, ये भी मैं इंक्लूड करूंगा। फिर कह रहा है एंटिटी ऑल्सो स्पेंड 3 लाख टू रिमूव द एग्जिस्टिंग मशीनरी एंड टू प्रिपेयर प्रॉपर फाउंडेशन बेस फॉर द न्यू मशीनरी। तो अभी जो हमारी मशीनरी थी उसको हटाने में और नई मशीनरी के लिए फाउंडेशन वगैरह बनाने में और बेस बनाने में कुछ खर्चा हो गया 3 लाख का, तो उसको भी हमें एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब कह रहा है कंपनी ऑल्सो स्पेंड 4 लाख ऑन ट्रायल रन, मटीरियल एंड लेबर। कई बार जब हम मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं तो उसका ट्रायल रन करते हैं, अगर ट्रायल रन करते हैं उसमें कोई खर्चे आएंगे तो उस कॉस्ट को भी हमने इंक्लूड करनी तो होती है, लेकिन ट्रायल के दौरान अगर कोई इनकम हो जाए, क्योंकि ट्रायल के दौरान हम ये देखते हैं मशीन प्रोड्यूस कर रही है या नहीं, तो कुछ प्रोडक्ट्स बाहर आ जाते हैं, उनको हम बेच करके कुछ इनकम हासिल कर सकते हैं।
तो आगे उसने लिखा भी है, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ट्रायल रन वर सोल्ड एंड फेस्ट 1 लाख रुपीस। अब वो कह रहा है जब हम एक ट्रायल कर रहे थे तो 4 लाख का खर्चा तो आया, लेकिन 1 लाख रुपए हमारे को इनकम मिल गई। 4 लाख का खर्चा आया लेकिन 1 लाख रुपए की इनकम मिल गई, तो इसका मतलब नेट खर्चा ट्रायल रन का कितना हुआ, 3 लाख। तो मैं 3 लाख इंक्लूड करूंगा। फिर उसने जनरल ओवरहेड्स हमें दिए हैं, तो जनरल ओवरहेड्स को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारी कॉस्ट जो है मशीनरी की डिटरमिन हो जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ करा भी हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जहाँ तक मशीनरी की कॉस्ट का सवाल है, परचेज प्राइस को हमने लिया, फ्रेट को हमने लिया, प्रोफेशनल फ़ी को भी लिया, और फाउंडेशंस बनाने के लिए, नई बेस बनाने के लिए जो खर्चा हुआ उसको भी हमने लिया, और टेस्टिंग कॉस्ट में मैंने 4 लाख माइनस 1 लाख करके 3 लाख रुपीस लिए हैं। इज इट क्लियर टू यू? इस तरीके से 59 लाख रुपीस जो है वो आपकी मशीनरी की कॉस्ट डिटरमिन हो जाएगी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1.2 के बाद 1.3 वो सीरियल नंबरिंग नहीं है, तो केस स्टडी 1.4 को देखें। 1.4, अब 1.4 में मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले तो कह रहे हैं R89 लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग ए प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड इट प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है कॉस्ट ऑफ द प्लांट एज पर सप्लायर्स इनवॉइस। तो जिससे हमने खरीदी, सप्लायर ने बताया कि जी कॉस्ट इसकी 31,25,000 है, इसका मतलब परचेज प्राइस 31,25,000 है। तो जाहिर है कि परचेज प्राइस को मैं बाद में कंसिडर करूंगा। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये वही चीज आ गई जो मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। ये कौन सी कॉस्ट है? डीकमीशनिंग कॉस्ट है। जो ये खर्चा, क्योंकि बाद में इस मशीनरी को मुझे डिसमेंटल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो खर्चा आएगा 5 साल के बाद 2,50,000 का। लेकिन यहाँ पर तुम्हें कोई रेट नहीं दिया हुआ है कि तुम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सको। तो अगर रेट नहीं दिया होगा तो जो एब्सोल्यूट अमाउंट है 2,50,000 उसी को इंक्लूड कर लेना। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कमर्शियल प्रोडक्शन करने से पहले, ये क्या हो गया, कमर्शियल प्रोडक्शन करने से पहले, अभी हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि मशीनरी अभी जो है कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली ऑपरेट नहीं कर रही है। नंबर 1, कमर्शियल प्रोडक्शन करने से पहले अगर कोई ऑपरेटिंग लॉसेस होंगे तो उनको कभी भी स्टैंडर्ड कहता है कि मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना है, यानी कि इसको आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस मैंने आपको बताया था कि इसको हमने कॉस्ट का हिस्सा बनाना है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन भी हम इंक्लूड करेंगे। फिर कह रहा है कंसल्टेंट यूज्ड फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 6,50,000, इसको भी इंक्लूड करा जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ, यानी कि हर चीज़ इंक्लूड करनी है, केवल और केवल हमने 3,75,000 के इंक्लूड नहीं करना है। तो बाकी सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारी एसेट की कॉस्ट 46,60,000 आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से 1.5 में वो क्या कहता है, 1.5 में कहता है W9 लिमिटेड परचेस्ड ए मशीनरी फॉर 4,80,000 एंड इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ₹40,000। देखो जीएसटी को लेके बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रखी है आजकल कि जीएसटी का क्या करना है। ये सिंपल सा रूल है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, लॉजिकली जीएसटी की जो अकाउंटिंग होती है, जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो जीएसटी जो हम पे करते हैं वो मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा हम नहीं बनाते हैं, अगर मैं हकीकत में आपसे बात करूं तो। क्योंकि जो जीएसटी की अकाउंटिंग होती है वो अलग से करी जाती है, जो कि आपने 11th में भी सीखी होगी और 12th में भी सीखी होगी। इज क्लियर टू यू? एनीवे, लेकिन अभी जो पॉइंट है पहले उसको समझें। अगर क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ है कि हमने मशीनरी खरीदी और मशीनरी इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, करेक्ट, यानी कि 40,000 रुपीज़ मैंने जीएसटी पे करा और वो मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड है, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो फिर जो क्वेश्चन में दिया है मुझे उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो 4,80,000 है, पहले तो ये 4,80,000 का मतलब क्या है कि 4,80,000 मैंने पे करे हैं और 4,80,000 के अंदर मैंने जीएसटी भी पे करी है। तो जीएसटी मैंने पे करी है तो ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है तो मैं मानूंगा कि मैंने जीएसटी पे करी है और मेरी नॉर्मल परचेज प्राइस इसका मतलब 4,40,000 की है। ये नॉर्मल परचेज प्राइस हो गई और उसमें मैंने जीएसटी जो है वो 40,000 रुपीज़ पे करी है, तो टोटल 4,80,000 हमने पे करा है। इज इट क्लियर टू यू? तो एक तो मैं टोटल को 4,80,000 लूंगा जो जीएसटी मैंने पे करी है, बिकॉज ये क्वेश्चन में दिया है। हालांकि बाद में नोट लिख देना, बिकॉज अगर तुम थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हो, क्योंकि इसकी पॉइंट को लेकर के थोड़ी आजकल कंफ्यूजन है। नॉर्मली जीएसटी इज अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। नॉर्मली जीएसटी की अकाउंटिंग सेपरेटली होती है, इसको क्लब नहीं करा जाता है मशीनरी के साथ।
तो तुम नोट में ये लिख सकते हो कि नॉर्मली जीएसटी इज ट्रीटेड सेपरेटली, बट हेयर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट परचेज प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, अकॉर्डिंगली द ट्रीटमेंट हैज बीन डन। इस तरीके से नोट दिया जा सकता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ताकि हम बिल्कुल प्ले सेव करें और एग्जामिनर को भी ये बताएं कि हमें मालूम है कि प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका सेपरेटली होता है, लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो हमें उसके हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। आगे उसने ये भी लिखा है कि जो टैक्स क्रेडिट है वो अवेलेबल है फॉर जीएसटी पेड। अब जीएसटी के लिए टैक्स क्रेडिट हमें मालूम है, जब हम जीएसटी भरते हैं तो उसका टैक्स क्रेडिट वगैरह हमें मिलता है, तो बाद में जीएसटी तुम माइनस भी कर दोगे। इज इट क्लियर टू यू? आगे कहता है द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग अदर एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन। अब कह रहा है कि कुछ और खर्चे हुए, तो और खर्चे जो तुम्हारे हुए, एक तो कहता है कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन 21,000 का खर्चा हुआ। उसने बताया कि जो टोटल लेबर आवर्स हैं वो 600 हैं और उसमें से 200 लेबर आवर्स इस मशीनरी पर लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो टोटल खर्चा है लेबर का 66,000, उसका 200/600 पोर्शन जो है वो इस मशीनरी पे लगेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद कह रहा है टोटल स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स कंज्यूम्ड इन द इंस्टॉलेशन, इसको भी तुम इंक्लूड करोगे। कह रहा है टोटल सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर जो है वो 24,000 है, लेकिन उसका केवल 25% पोर्शन इस मशीनरी की सुपरविजन में जा रहा है, तो 24,000 का 25% आप निकाल करके ऐड कर देना। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 32,000 के हैं। देखो वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हम लेते नहीं हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि 1/10 रिलेट्स टू इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट, तो जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं उसका 1/10 आप निकाल करके इसकी कॉस्ट में ऐड करोगे। उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। टेस्ट रन या ट्रायल रन जो होते हैं उसके खर्चे हम इंक्लूड करते हैं। कंसल्टेंसी चार्जेस वो भी लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे इस मशीनरी को हमने इंस्टॉल करा होगा, इस मशीनरी को हमने इंस्टॉल करा होगा, अब ये बड़ी मशीनरी होगी, तो इस बड़ी मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए मान लेते हैं कि हमने कोई जेसीबी क्रेन मंगाई, करेक्ट। अब जेसीबी क्रेन यूज़ हो रही है, इसको क्या बोलते हैं इंस्टॉल करने में, तो जेसीबी क्रेन पे जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो भी मुझे अपनी जेब से ही तो पे करना पड़ा। तो इस जेसीबी मशीन का जो खर्चा है वो मुझे पे करना पड़ा, लेकिन क्यों पे करना पड़ा? क्योंकि मैंने जेसीबी को बुलाया इस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर जो ये डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो भी मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, तो इसलिए 12,000 रुपीज़ को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? अब वो कह रहा है कि मशीनरी जो है रेडी फॉर यूज़ हो गई 15/1/2028 को, लेकिन हमने उसको यूज़ करना शुरू करा 1 फरवरी 2028 से। अब वो कह रहा है इस वजह से जो डिले हुई तो हमारे कुछ 19,000 के खर्चे हो गए। ये जो 19,000 के खर्चे हो गए इसका आपने कुछ नहीं करना, इसको आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि मशीनरी को एक्चुअली में यूज़ करने से पहले अगर कोई खर्चा होगा तो वो आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ही ले जाना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरीके से मैंने ये बताया। यहाँ पर देखो परचेज प्राइस प्लस जीएसटी 4,80,000 है, जैसा कि मैंने बताया, यानी कि 480 जब मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब इसमें नॉर्मल परचेज प्राइस प्लस जीएसटी है। अब जीएसटी का मुझे क्रेडिट भी मिल रहा है 40,000, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं एग्जामिनेशन में सॉल्व करूंगा तो मैं बकायदा एक नोट भी लिखूंगा। नोट मेरा ये होगा कि नॉर्मली जीएसटी इज ट्रीटेड सेपरेटली, करेक्ट। दैट इज जीएसटी अकाउंटिंग इज डन सेपरेटली का बेसिकली मतलब ये है कि जीएसटी को मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता नॉर्मली। However, in this particular question, it is given that purchase price is inclusive of what we call GST. So this is why actually we have given the treatment accordingly. तो इस तरह नोट लिख करके फिर हम सेफ हो जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, जीएसटी में लोगों को ठीक तरीके से जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए कई बार पता नहीं रहता है। उसके अलावा फिर हम ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें मुझे ऐड करनी है, बाकी तो अब आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर मालूम है। कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन मैंने कहा ऐड करेंगे। लेबर चार्जेस 66,000 के थे तो इंटू 200/600 करके 22 आ जाएगा। स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स कंज्यूम्ड इन द इंस्टॉलेशन हम लेंगे। अब जो सुपरवाइजर की सैलरी थी उसका 25% हमने लिया। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का 1/10 हमने लिया। ट्रायल रन के एक्सपेंसेस लिए, कंसल्टेंसी चार्जेस लिए, और डेप्रिसिएशन जो हमारा लगा किसी दूसरी मशीन की वजह से उसको भी हमने ऐड करा। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट जो आप कैपिटलाइज करेंगे वो इतनी कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट?
उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में 1.6 क्वेश्चन को भी देखें। 1.6 में वो क्या कहता है, S9 लिमिटेड परचेज्ड ए फिक्स्ड एसेट एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 16,000 मटेरियल कॉस्ट हम लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस भी लेंगे। अब वो कह रहा है डायरेक्ट लेबर का खर्चा तो 6 लाख का है, लेकिन 1/15 लेबर आवर इस पर्टिकुलर मशीनरी में है, तो इसका 1/15 पोर्शन आप ले लेना। टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वैसे तो 9 लाख के हैं, लेकिन 4% इज चार्जेबल टू द कंस्ट्रक्शन, तो 4% का खर्चा आप कंसीडर कर लेना। फिर डेप्रिसिएशन को भी आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह कर करके आपके पास टोटल कॉस्ट 19,91,000 की आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। 1.7 में क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर है। 1.7 में कहता है कि एंटिटी जो ए है वो एक सुपरमार्केट चेन है। कह रहे इज रिमूविंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर्स, वो अपने मेजर स्टोर्स को हटा रही है। द स्टोर विल हैव मोर, एक्चुअली मैंने रिमूविंग बोल दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, इज रेनोवेटिंग, वो अपने स्टोर को रेनोवेट कर रही है, जिसकी वजह से स्टोर में अब ज़्यादा स्पेस होगी। अब वो कह रहे हैं द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर स्टोर प्रमोशन आउटलेट्स एंड रेनोवेशन विल इंक्लूड ए रेस्टोरेंट। तो उसने बताया सिंपल वर्ड्स में कि ज़्यादा स्पेस होगी, और जो ज़्यादा स्पेस होगी, जस्ट वेट एक मिनट के लिए, मेरे को जस्ट यहाँ पर जरा अननेसेसरली ये ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो स्टोर होगा उसमें ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी, नंबर 1, और हम उसमें और ज़्यादा सेल्स प्रमोशन आउटलेट्स बना सकते हैं, एक रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं। आगे कह रहे हैं मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर्स रीओपन्स। तो मैनेजमेंट एक बजट बना रहा है कि जब स्टोर रीओपन होगा, विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ 15% इंक्रीज इन सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्टोर्स रेनोवेशन। तो मैनेजमेंट ने जब बजट बनाया तो मैनेजमेंट को ये लगा कि जो हमने ये रीमॉडलिंग करी है या रेनोवेशन करा है, एक तो सेल्स में 15% का इजाफा होगा, जिसकी वजह से नए कस्टमर आएंगे। तो क्वेश्चन तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि जो हमने ये रेनोवेशन कॉस्ट करी है, क्या इस कॉस्ट को मुझे कैपिटलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन तुमसे बेसिकली ये पूछ रहा है, शुड इट बी कैपिटलाइज्ड और नॉट। क्वेश्चन ने तुमसे ये पूछा, तो आंसर होगा यस। क्यों होगा? क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर, जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर करें और उससे अगर हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है या रिटर्न बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली हमें उसे कैपिटलाइज करना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो हालांकि हम एक लाइन और भी लिखते हैं, प्रोवाइडेड दिस कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द एक्सपेंडिचर इन रीमॉडलिंग द स्टोर विल क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स in the form of 15% increase in sales and cost of remodeling can be reliably measured, therefore it should be capitalized। तो इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। Is it clear to you? इसी तरीके से इसमें एक क्वेश्चन और है, वो कहता है केस स्टडी 1.8 में कि एंटिटी ए हैज़ एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। एंटिटी ए है और उसकी एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है विच इट इंटेंड्स टू नोक डाउन एंड रीडेवलप। ध्यान क्या रखना है कि एंटिटी की अभी एक एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है एंटिटी की। अब ये जो फैक्ट्री एग्जिस्टिंग एंटिटी की है, एंटिटी इसको हटा देना चाहती है और हटा करके हम इसको रीडेवलप करना चाहते हैं। करेक्ट, रीडेवलप करना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं रीडेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर टेम्परेरी साइट। क्योंकि हम इसको रीडेवलप करना चाहते हैं तो हमने कोई टेम्परेरी थोड़ी, देखो ये हमारी फैक्ट्री है, इसको हम रीडेवलप करना चाह रहे हैं, और रीडेवलप करने के लिए अभी इस फैक्ट्री में जो भी सामान वगैरह पड़ा हुआ है वो हमने कोई टेम्परेरी जगह ली है, तो वहाँ हम शिफ्ट करना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं द फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी इनकर्ड। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट का अकाउंट्स में क्या मतलब है? ये बहुत बारी टर्म यूज होती है, तुमने देखा इंक्रीमेंटल कॉस्ट। वैसे तो इंक्रीमेंटल का मतलब होता है बढ़ना, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का अकाउंट्स में क्या मीनिंग है कि ये कॉस्ट जो लग रही है, ये कॉस्ट नहीं होती अगर ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर मैं रीडेवलपमेंट नहीं करता अपनी फैक्ट्री को, तो ये कॉस्ट नहीं लगती। इज इट क्लियर टू यू? अगर मैं अपनी फैक्ट्री को डेवलप नहीं करता तो ये कॉस्ट नहीं लगती। यानी कि मैं अपनी फैक्ट्री को रीडेवलप करना चाह रहा हूँ
रीडेवलप करने के लिए फैक्ट्री में जो मेरी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उनको मुझे रीलोकेट करना पड़ रहा है किसी टेम्परेरी साइट में। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट को आपने इंक्लूड नहीं करना है एसेट की कॉस्ट में, उनको कैपिटलाइज नहीं करना है। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर ध्यान दें, वो कहता है ये खर्चे हो गए, क्या खर्चे हो गए जी? वो कहता है एक तो जो खर्चा हो गया है सेटअप कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख टू इंस्टॉल द मशीनरी इन न्यू लोकेशन। फैक्ट्री में पड़ी है मशीनरी, उसको नई लोकेशन में सेटअप करने का खर्चा हो गया। लेकिन इसको मैंने कहा क्या बोलते, क्योंकि हाँ मैं कोई नई मशीनरी थोड़ी खरीद रहा हूँ, ये तो खर्चा मेरी अपनी मशीनरी का है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इसी तरीके से रेंट हमने पे करा, क्योंकि अब हमने टेम्परेरी साइट ली है, उसका रेंट पे करा है। और कह रहा है हमने अपना सामान जो है ट्रांसपोर्ट करना पड़ा दूसरी जगह पर। तो ये हमें 3 खर्चे दिए हुए हैं और मैंने कहा कि ये बेसिकली जो खर्चे इन द नेचर ऑफ रीलोकेशन है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट के रूप में है, क्योंकि ये खर्चे नहीं होते अगर एंटिटी रीडेवलपमेंट नहीं करती, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। द कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग ए न्यू एसेट में रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ एसेट हैड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड। अगर हमने इस एसेट को कंस्ट्रक्ट या रीडेवलप नहीं करा होता तो ये कॉस्ट नहीं लगती। दीज कॉस्ट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। हम इसको अपनी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे इफ दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एटसेट्रा। तो कहने का बेसिकली मतलब ये है कि ये जो कॉस्ट है इन द नेचर ऑफ रीलोकेशन है, यहाँ मैंने लिखा भी है, द कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय द कंपनी आर इन द नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंड डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड एंड देयरफॉर दे कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। तो इनको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। तो कभी कभी इस तरीके से दे दिया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन 1.9 दिया है, इसको आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैं तभी कोई चीज़ करने के लिए देता हूँ, आपने देखा होगा, जब मुझे 100% नहीं 200% मालूम होता है कि इसको करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6.2 का ताल्लुक जो है, अगला पॉइंट जो है स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाई इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट से है, करेक्ट। तो क्या अब पहले तो ये पॉइंट समझाने से पहले आप जरा इस केस स्टडी को देखें, तब आप इस पॉइंट को अपने आप समझ जाएंगे। PLF लिमिटेड एक्वायर्ड ए स्टैंड बाई जनरेटर फॉर ₹100 लाख एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट फॉर 10 लाख। तो एक एंटिटी ने स्टैंड बाई जनरेटर खरीदा, करेक्ट। स्टैंड बाई जनरेटर हमने खरीदा, स्टैंड बाई जनरेटर कि कभी लाइट वगैरह चले जाए तो हमारी प्रोडक्शन वगैरह पे प्रोडक्शन चलता रहे, हैम्पर ना हो। और हमने कुछ सर्विसिंग इक्विपमेंट भी खरीदा है 10 लाख का, ये 100 लाख का खरीदा है, ये हमने 10 लाख का खरीदा है सर्विसिंग इक्विपमेंट। क्वेश्चन ये है कि क्या इनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माना जाए, और यही पॉइंट मैंने यहाँ इस पे लिखा है। तो हमें पहले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन यहाँ बतानी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम होते हैं जो एक एंटिटी अपने पास होल्ड करके रखती है प्रोडक्शन के लिए, करेक्ट, या सप्लाई के लिए, या रेंटल के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा भी इनका यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो पर्पस है, इन पर्पस में वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी है। इज इट क्लियर टू यू? तो सिंपल वर्ड्स में तुम्हारा आंसर यहाँ डिप्लोमेटिक होना चाहिए। पहले तो तुमने ये डेफिनेशन लिख दी जो मैंने अभी तुम्हें बताई, ये तो डेफिनेशन लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? और अब तुमने लिख दिया कि सिंस दीज एसेट इजीली सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देयरफॉर दीज विल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सिंपल वर्ड्स में स्टैंड बाय जनरेटर और सर्विसिंग इक्विपमेंट, इनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माना जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक्चुअली कौन से पहलू को सेटिस्फाई करते हैं ज़्यादा? ये एडमिनिस्ट्रेशन के पहलू को ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए टेक्निकली इनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में रखा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज। कभी कभी क्या देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक तो हम कैश में एक्वायर कर सकते हैं, क्रेडिट में भी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सचेंज में एक्वायर करा, एक्सचेंज का मतलब है मैंने अपना कोई एसेट सप्लायर को दे दिया और सप्लायर से मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर कर ली, तो इसका मतलब है यहाँ मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो एक्वायर करी है वो थ्रू एक्सचेंज करी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब हम एक्सचेंज में एक्वायर करते हैं तो या तो हम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, 99% हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन
किसी कारण से अगर फेयर वैल्यू मौजूद नहीं है, जो एसेट हम दे रहे हैं या जो एसेट हमारे पास आ रहा है अगर उसकी फेयर वैल्यू मौजूद नहीं है, तो उस केस में मुझे उसको कैरिंग अमाउंट पर, यानी कि जो नया एसेट आ रहा है, देखो बात चल रही है, जो नया एसेट आपके पास आ रहा है उसको आप किस वैल्यू पर रिकग्नाइज करेंगे अगर एक्सचेंज में आप उस एसेट को हासिल कर रहे हैं। तो नया एसेट जो आपके पास आ रहा है, जो एक्सचेंज में आपके पास एसेट आ रहा है, उसको नॉर्मली तो फेयर वैल्यू पे ही मेजर करा जाता है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मौजूद नहीं होगी करेक्ट नए एसेट की या जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी, तो उस केस में रूल ये है कि जो एसेट हम दे रहे हैं उस एसेट का जो कैरिंग अमाउंट है उस वैल्यू पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और अगर मैं मोर टेक्निकल सेंस में जाऊं तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँगा कि जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, अब मैं एकदम से ये वर्ड यूज़ करूँगा कमर्शियल सब्सटेंस तो बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता, अभी मैं समझाऊँगा। तो जब कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद नहीं होगा तो मैं कैरिंग अमाउंट पर ही उसको वैल्यू करूँगा, और सिंपल वर्ड्स में जब कमर्शियल सब्सटेंस होगा तो मैं फेयर वैल्यू पे करूँगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ इन दोनों पॉइंट को समझाने के लिए आप यहाँ पर देखें। अब केस स्टडी 6.31 में वो क्या कहता है कि QLX लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, करेक्ट, और कहते हैं एक्सचेंज सरप्लस लैंड, उनके पास कोई लैंड पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा लैंड पड़ी हुई है जिसकी की बुक वैल्यू 10 लाख की है। कहता है उस लैंड को हमने एक्सचेंज करा। अब ध्यान से सुने, मेरे पास या जो भी ये कंपनी है QLX लिमिटेड नाम की है, QLS लिमिटेड नाम की कंपनी के पास एक लैंड पड़ी हुई है जिसकी की बुक वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए की है। बुक वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए की है। इज इट क्लियर टू यू? अब ये जो बुक वैल्यू 10 लाख रुपए की लैंड पड़ी हुई है इसको हमने एक्सचेंज कर दिया, इसको मैंने एक्सचेंज कर दिया। अब एक्सचेंज जब मैंने करा तो मुझे क्या मिला? मुझे एक तो कैश मिला है 20 लाख का, मुझे एक तो कैश मिला है 20 लाख का। Is it clear to you? For cash of 20 lakh and plant and machinery valued at rupees 25 lakh, यानी कि जब मैंने लैंड और बिल्डिंग दी तो बदले में मुझे एक तो कैश मिला और मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी भी मिल गई 25 लाख रुपए की। ओ माय गॉड, तो टोटल मुझे 45 लाख का सामान मिल गया। ध्यान से देखें, अब सबसे पहले इन केस ऑफ व्हाट वी कॉल एक्सचेंज में तुम्हें ये फाइंड करना आना चाहिए कि इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। ये कैसे फाइंड करते हैं? कमर्शियल सब्सटेंस, इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखें, आप ये देखेंगे कि इनफ्लो और आउटफ्लो बराबरी के हैं या नहीं। सर ये इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है ये मैं बताता हूँ। पहले तो आउटफ्लो क्या है कि आपका 10 लाख रुपए का एसेट बाहर जा रहा है। भाई आपके लिए तो 10 लाख रुपए का एसेट है ना, तो वो बाहर जा रहा है, बुक्स में आपने 10 लाख लिखा है, और आ कितना रहा है आपके पास? ओ माय गॉड, 45 लाख रुपीज आ रहे हैं। तो आउटफ्लो में और इनफ्लो में यहाँ डिफरेंस है। जब भी आउटफ्लो और इनफ्लो में डिफरेंस होगा तो इसका मतलब देयर इज कमर्शियल सब्सटेंस। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है, नंबर एक। नंबर दो, अब इस चीज में मैं कैसे रिकॉर्डिंग करूंगा, ध्यान से देखिए। अब जो नया एसेट मेरे पास आ रहा है, इस केस में मेरे पास आ क्या आ रहा है? मेरे पास एक तो कैश आ रहा है। कैश कितने का आ रहा है जी? मेरे पास कैश 10 लाख रुपए का आ रहा है, और मेरे पास एक एसेट और आ रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि 25 लाख की आ रही है। कैश कितने का आ रहा था? एक सेकंड के लिए, कैश 20 लाख का था, मैंने 10 लिख दिया। तो 20 लाख का कैश आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख की आ रही है, और बाहर क्या जा रहा है? बाहर मेरा जा रहा है टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने की जा रही है? 10 लाख की जा रही है, तो मुझे फ़ायदा भी हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35 लाख का मुझे फ़ायदा भी हो गया। तो इस तरीके से एक तरीके से मैंने नया एसेट रिकॉर्ड कर लिया इस वैल्यू पर। कैश तो ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट 25 लाख। यानी कि कमर्शियल सब्सटेंस को देख करके आपने काम करना है। कमर्शियल सब्सटेंस का पॉइंट और अच्छी तरह समझाने के लिए यहां पर देखें, केस स्टडी जो है 6.3.2 मैंने लिखा है। इस केस स्टडी में मैंने क्या लिखा है? कह रहे एंटिटी TMX लिमिटेड एक्सचेंजेस कार X विद ए बुक वैल्यू ऑफ ₹13 लाख। पहले तो उसने ये बताया कि जो एंटिटी है TMX लिमिटेड नाम की, जो ये एंटिटी है,
इस एंटिटी के पास एक कार है जिसका नाम है कार एक्स, और वो कहता है इस कार एक्स की जो बुक वैल्यू है वो 13 लाख की, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं 13 लाख, इसकी वैल्यू 13 लाख की, एंड ए फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बताया कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 13,25,000 की है, ये भी बता दिया 13,25,000 की इसकी फेयर वैल्यू है। अब हमने इसको एक्सचेंज करा फॉर कैश, तो एक्सचेंज में हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो कैश आ रहा है, और कैश आ रहा है हमारे पास 15 लाख का, और हमारे पास एक दूसरी कार आ रही है कार वाई 13,10,000 की। एक तो हमारे पास कैश आ रहा है 15,000 का, नंबर एक। दूसरा मेरे पास एक कार आ रही है, कार वाई नाम है उसका, कार एक्स तो बाहर जा रही है, कार वाई आ रही है 13,10,000 रुपये की, ये कार मेरे पास आ रही है। अब ध्यान से देखें यहां पर इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होगा। अब पहले तो इनफ्लो आपके पास आ कितना रहा है, सर हमारे पास आ रहा है 15 प्लस दिस, दैट इज 13,25,000 का सामान हमारे पास आ रहा है कैश और कार वाई के रूप में, बिल्कुल ठीक, ये तो आपके पास आ रहा है। जा क्या रहा है, आउटफ्लो। आउटफ्लो कितने रुपए का जा रहा है, सर बुक वैल्यू तो एसेट की 13 लाख है तो 13 लाख लिख दो, नहीं, तुम्हारे पास से जो बाहर जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू क्वेश्चन में लिखी है 13,25,000। जब तुम्हारा एसेट है और क्वेश्चन ही बता रहा है कि उस एसेट की फेयर वैल्यू 13,25,000 है, क्योंकि तुम मार्केट में बेच के इसको 13,25,000 कमा सकते हो, तो इसका मतलब 13,25,000 वर्थ रुपीस का आउटफ्लो माना जाएगा। अब यहां पर इनफ्लो और आउटफ्लो सेम हो गए, तो इसका मतलब नो कमर्शियल सब्सटेंस, ये मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। अब की बार कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, और जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा, जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा, तो उस केस में नया एसेट किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, मैंने कहा उस केस में बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी जो बुक वैल्यू है। अब जो एसेट हम दे रहे हैं कार एक्स, उसकी जो बुक वैल्यू है वो 13 लाख पर है, इसका मतलब नया एसेट जो आपके पास आ रहा है उसको आपने अब 13 लाख पर रिकॉर्ड करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। तो रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा, देखे जी यहाँ पर, यानी कि जो नई चीज आपके पास आ रही है, एक्चुअली आपके पास दो चीजें आ रही हैं। अब दो चीजें आ रही है, एक तो कैश आ रहा है और कार वाई आ रही है, लेकिन अब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे 13 लाख पर। जो नए आइटम्स आपके पास आ रहे हैं उनको टोटल 13 लाख पर रिकॉर्ड करना है। क्यों, क्योंकि जो रूल ये है कि जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा तो न्यू एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट बीइंग गिवन अप। जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी जो बुक वैल्यू है उस पे नए एसेट रिकॉर्ड करे जाएंगे। जो एसेट हम बाहर दे रहे हैं उसकी जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो 13 लाख है, तो इसको 13 लाख पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जो 13 लाख पे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, देखो कैश तो 15,000 है, उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, लेकिन जो कार वाई है उसको अब मुझे 12,85,000 पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जो मेरी कार बुक वैल्यू बाहर जा रही है उसको इतने पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। इज इट क्लियर टू यू। तो ये पॉइंट तुम्हें इसमें समझ में आ जाने चाहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और इसी से रिलेटेड इसमें मैंने केस स्टडी रखी हुई है, तो ये केस स्टडी क्या कहती है, लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। कहता है ऑन March 31 जेडेक्स कंपनी ट्रेडेड इन का मतलब है एक्सचेंज करा, एन ओल्ड मशीन हैविंग ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 1,68,000। तो अब की बार क्या कह रहा है कि जो जेडेक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, जो जेडेक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने एक्सचेंज करी एक मशीन जिसका कि कैरिंग अमाउंट जो है, ये मशीन जिसका कि कैरिंग अमाउंट 1,68,000 है। कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू इसकी 1,68,000 है। ठीक है, हमने मशीनरी दे दी, वो कहता है, एंड पेड कैश डिफरेंस ऑफ 60,000 फॉर ए न्यू मशीन हैविंग ए टोटल कैश प्राइस ऑफ 2,05,000। कह रहा है हमने एक मशीन एक्वायर करी, नंबर 1, और कह रहा है कि हमने एक नई मशीन जब एक्वायर करी, पुरानी मशीन दे करके जब नई मशीन हमने एक्वायर करी तो वो 2,05,000 उसकी कैश प्राइस है, 2,05,000 उसकी कैश प्राइस है। अब वो कह रहा है 2,05,000 का आइटम हासिल करने के लिए एक तो हमने ये अपनी मशीन दी, और उसके अलावा वो कह रहा है कि डिफरेंस हमने
डिफरेंस हमने पे करने के लिए 60,000 रुपये दिए। ओ माई गॉड, इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब क्या निकला समझने की कोशिश करें। पहले तो मैंने क्वेश्चन का मतलब बताया, अब इसका मतलब क्या निकला। इसका मतलब ये निकला कि तुमने नई मशीन कितने की ली है? 2,05,000 की मशीन ली है। अब 2,05,000 की मशीन तुम्हारे पास आई, नंबर 1। अब इस मशीन को हासिल करने में तुमने एक तो अपनी ओल्ड मशीन दे दी और तुमने कैश भी दिया 60,000 का। लेकिन कैश जो तुमने दिया 60,000 का, वो कह रहा है ये कैश तुमने डिफरेंस के लिए दिया। ये डिफरेंस का क्या मतलब है? पहले तो इस डिफरेंस का मतलब समझने से पहले 2,05,000 में से 60,000 माइनस कर दो तो मेरे ख्याल से ये 1,45,000 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिससे तुम ये नई मशीन ले रहे हो, उस आदमी ने तुम्हारी इस मशीन को 1,45,000 की वैल्यू पर लिया है, 1,45,000 की वैल्यू पर लिया है। तभी तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास 1,45,000 का सामान आ गया मशीन के रूप में। हालांकि मशीन की बुक वैल्यू 168 है, लेकिन वो उसको 145 पे ले रहा है। और वो कह रहा है 2,05,000 में से 145 माइनस करने के बाद जो डिफरेंस है 60,000, वो आप मुझे कैश में पे कर दो। तो ये डिफरेंस जो हम पे कर रहे हैं 60,000 में, ये क्या शो कर रहा है? ये क्या शो कर रहा है कि मशीनरी का अमाउंट, हमारी ओल्ड मशीनरी को जिस वैल्यू पे उसने लिया है, तो हमें पता लग गया 145 पे लिया है, तो 145 माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो हम कैश में पे कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? तो देखो यहां पर मैंने वैसे सब कुछ इस केस में लिखा ही हुआ है। तो अब दूसरी चीज ये है, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास जो है, देखो यहां पर मैंने एक टर्म लिखे होगी, ये तो मैंने सब जो बताया ये सब वही चीज लिखा है। जो एक मेन पॉइंट मुझे तुम्हें यहां पर बताना है, हाँ ये, in this case entity is getting inflow of 2,05,000। तो हमारे पास इनफ्लो कितने का आ रहे हैं? 2,05,000 का। बट इन रियलिटी द आउटफ्लोज आर 1,68,000 प्लस 60,000। लेकिन मुझे आउटफ्लो देखना हो तो हकीकत में मेरा बाहर क्या जा रहा है? बाहर तो मेरी एक तो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी जा रही है 1 लाख, जिसकी की बुक वैल्यू जो थी, जिसकी बुक वैल्यू 168 की थी, और उसके अलावा मैंने डिफरेंस कैश में भी पे करा है 60,000 का। हालांकि मेरी मशीनरी को लिया गया 1,45,000 पे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटफ्लो हो रहा है वो 2,28,000 का हो रहा है। तो यहां कमर्शियल सब्सटेंस है, और अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो मुझे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, नए एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? देखो, जो कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो ना कि ये नेट एसेट का टोटल कैश प्राइस है, तो ये टोटल कैश प्राइस ही फेयर वैल्यू है। इज इट क्लियर टू यू? तो नए एसेट को मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? अब की बार आपकी जो एंट्री होगी इस केस में, दैट विल बी दिस वे अराउंड। एक तो न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,05,000 की मशीनरी है और 60,000 आपके बाहर चले गए, और पुरानी मशीनरी 1,45,000 पे बाहर चलेगी। तो न्यू मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश टू ओल्ड मशीन, और ओल्ड मशीन 1,45,000 पे बाहर गई है। अब ओल्ड मशीनरी के बाहर जाने से आपको नुकसान भी तो हो गया 23,000 रुपये का, क्योंकि 168 की चीज़ 145 पे जा रही है। आप चाहो तो उस नुकसान को भी दिखा सकते हो, उसकी भी एंट्री कर सकते हो, SPL अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीन अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। फिर अगला टॉपिक एसेट अंडर लीज है, जो कि बेसिकली लीजेस से कवर्ड है। उसके अलावा एसेट अंडर लीज यानी कि AS16 उन एसेट्स को भी कवर करता है जो हमने लीज पर दिए हुए हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यूएशन वगैरह होती है उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है। करेक्ट। इसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मालूम है, इसके लिए अलग स्टैंडर्ड है। यानी कि कभी कभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदने के लिए हमें ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं, तो तब क्या ट्रीटमेंट होगा? मैंने कहा डेट इज कवर्ड बाय AS12। इसी तरह से अब है मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियली रिकॉग्नाइज करने के बाद एक एंटिटी, देखो AS10 एक चॉइस देता है एंटिटी को। इनिशियली रिकॉग्नाइज करने के बाद में मैं चाहूं तो एसेट को कॉस्ट पर भी मेजर कर सकता हूं, और रीवैल्यूएशन मॉडल पर भी मैं उसको मेजर कर सकता हूं। ये हमारी मर्जी है। इज इट क्लियर टू यू? देखो, रीवैल्यूएशन पे या कॉस्ट मॉडल पे मेजर करने का पहले तो मतलब क्या है?
कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है कि मैंने शुरुआत में ये मशीनरी खरीदी, मान लेते 10 साल पहले मैंने मशीनरी खरीदी थी, तो उस वक्त जो कॉस्ट थी पहले तो मैं उस कॉस्ट को लिखूंगा और अभी तक जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है मैं उसको लिखूंगा। अगर इसमें कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो मैं वो भी लिखूंगा। यानी कि हम जब बैलेंस शीट में लिखते हैं तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद और कोई इम्पेयरमेंट लॉसेस वगैरह हैं तो वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको लिखते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और रीवैल्यूएशन मॉडल में और कॉस्ट मॉडल में फ़र्क ये है कि रीवैल्यूएशन मॉडल में कॉस्ट के बजाय हम फेयर वैल्यू पे एसेट को लिखते हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल में हम कॉस्ट के बजाय फेयर वैल्यू पे लिखते हैं और जितना डेप्रिसिएशन हुआ है और कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो वो माइनस कर करके लिखते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को समझाने के लिए मुझे कुछ आपको इलस्ट्रेशंस बतानी पड़ेगी और इनके बारे में अभी चर्चा करते हैं, लेकिन 2 मिनट के ब्रेक के बाद। हेलो एंड वेलकम आफ्टर द ब्रेक। तो बेटे मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन का बेसिकली क्या मतलब है, जैसे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो AS10 है वो एंटिटी को एक चॉइस देता है कि इनिशियल रिकग्निशन जो कि कॉस्ट पर होती है, लेकिन इनिशियल रिकग्निशन के बाद आप चाहो तो अपने एसेट को कॉस्ट पर भी मेज़र कर सकते हो और रीवैल्यूएशन मॉडल पर भी मेज़र कर सकते हो। कॉस्ट का मतलब तो जो है कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट, और रीवैल्यूएशन का मतलब है कि फेयर वैल्यू बेसिस पर भी आप मेजर कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स में इसका ये मतलब है। अब कोई एंटिटी जब फेयर वैल्यू पे अपने एसेट को मेजर करती है तो थोड़ा सा एंटिटी को ध्यान क्या रखना पड़ता है ये समझाने के लिए यहाँ पर इस केस स्टडी को देखें। पहले 9.3.1 वो कह रहा है कि कोई फर्म है, उसने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर करी है 5 लाख रुपीस की और कह रहा है परज्यूमिंग फर्म डज फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन ऑन 31/3/2023 एंड वैल्यूज इट एट ₹7 लाख, देन व्हाट विल बी द एंट्री। सिंपल सी स्टेटमेंट है और सिंपल सी चीज़ इसमें बताई गई है कि कोई एंटिटी है और उसने 1/4/2021 को इस एंटिटी ने एक प्लांट खरीदा 5 लाख का। अब कंपनी ने 31/3/2023 को यानी कि 2 साल के बाद इसको रीवैल्यू करा। पहले तो रीवैल्यू करने का मतलब ये है कि ये एंटिटी रीवैल्यूएशन मॉडल पर अपने एसेट को मेजर कर रही है। अब हमने रीवैल्यू करा तो पता लगा इसकी वैल्यू 7 लाख रुपीस की आ गई है। इसकी वैल्यू 7 लाख रुपीस की आ गई है तो इसका मतलब 2 लाख का मुझे गेन हो गया। तो मेरी एंट्री क्या होगी, बस मुझे ये मालूम होना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो जब किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है। ये एंट्री हम करेंगे, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में। इसी तरह से 9.32 में क्या लिखा है कि सपोज एक फर्म ने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी एक बार फिर से 5 लाख की 1/4/2021 को और परज्यूमिंग फर्म डज द फर्स्ट रीवैल्यूएशन ऑन 31/3/2023 एंड वैल्यूज इट एट 6 लाख। तो 31/3/2023 को फर्म ने पहली बार जब रीवैल्यू करा तो पता लगा इसकी वैल्यू 6 लाख की है और फिर कहता है कि हमने दोबारा से उसको रीवैल्यू करा 31/3/2025 को और पता लगा कि इस दिन फेयर वैल्यू 4,90,000 की है। यानी कि इस केस में तुम्हें क्या दिया हुआ है कि 1/4/2025 को ये प्लांट एंड मशीनरी जो है आपने खरीदी है 5 लाख रुपए में, ये आपको एक तो दिया हुआ है। अब वो कह रहा है जब आपने पहली बार रीवैल्यूएशन करा 31/3/2025 को, सॉरी खरीदी आपने 21 को है 21 और 23 में आपने पहली बार रीवैल्यूएशन करा तो कह रहा है पता लगा वैल्यू 6 लाख की है। अब वैल्यू 6 लाख की है, वैल्यू बढ़ गई है, अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो गया। जब अपवर्ड रीवैल्यूएशन होता है तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि एंट्री क्या होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री आप करेंगे और अमाउंट होगा 1 लाख से। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें आगे उसने ये भी लिखा है कि 31/3/2025 को आपने एक बार फिर से रीवैल्यू करा। अब जब रीवैल्यू करा तो वो कहता है कि अब इस एसेट की वैल्यू 4,90,000 की है, 4,90,000। इसका मतलब 6 लाख की चीज़ 490 पर आ गई तो 1,10,000 का आपको नुकसान हो गया। जब आपने यहाँ पर रीवैल्यू करा तो आपको डीवैल्यूएशन हो गया, वैल्यू कम हो गई। अब ध्यान से सुने मेरी बात को, जब किसी एसेट की वैल्यू फॉल होती है तो नॉर्मली वो लॉस माना जाता है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट तो करा जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। पहले तो एसेट की वैल्यू फॉल हो गई है तो एसेट को तो क्रेडिट करेंगे 1,10,000 से, 1,10,000 से एसेट को तो क्रेडिट करेंगे।
अब ये जो 1,10,000 का लॉस है वैसे तो मैं पीएनएल में ही डेबिट करता, लेकिन स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा मौजूद है, जो कि है, क्योंकि इससे पहले जब हमने रीवैल्यूएशन करा तो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा मौजूद है तो फॉल इन वैल्यू पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करी जाएगी और बचा हुआ लॉस पीएनएल में आप डेबिट करेंगे, यानी कि रीवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू एसेट अकाउंट, ये इस केस में एंट्री होगी। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से 9.33 में आपको क्या बताया कि हमने एक एसेट खरीदा 5 लाख का और कह रहे हैं हमने पहली बार रीवैल्यू करा 4,50,000 को। अब जब मैंने पहली बार वैल्यू करा तो पहली बार में लॉस हो गया। वैसे तो मैंने अभी अभी बताया जब वैल्यू फॉल होती है तो हम पीएनएल में ही लॉस को ले जाते हैं, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तो हम पहली बार रीवैल्यू कर रहे हैं ना, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में तो कोई बैलेंस होने का मतलब ही नहीं है। इसलिए सारा का सारा जो लॉस होगा 50,000 वो आप कहाँ डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, ये आपकी एंट्री इस केस में हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो जब कोई एंटिटी फेयर वैल्यू मॉडल पे एसेट को मेजर करती है तो किस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, ये तुम्हें समझाने की कोशिश करी गई है। अब इस केस में कहता है एक बार फिर से हमने 5 लाख पे एक मशीनरी खरीदी 1/4/2021 को और पहला रीवैल्यूएशन हमने करा 31/3/2023 को, तो वैल्यू फॉल हो गई, यानी कि 31/3/2023 को वैल्यू फॉल हो रही है। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व में तो कोई बैलेंस है ही नहीं, क्योंकि पहला रीवैल्यूएशन है। तो टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, तो ये एंट्री मेरी 50,000 रुपये से हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू 50,000 से कम हो गई है और अब ये एसेट 450 पे नज़र आ रहा है। अब कह रहे हैं हमने फिर रीवैल्यू करा 31/3/2025 को, अब पता लगा कि वैल्यू 525 की हो गई। 4,50,000 से 525 पे, इसका मतलब 75,000 से वैल्यू बढ़ गई। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट को तो डेफिनेटली हम डेबिट करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 75,000। नॉर्मली जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व में उसको क्रेडिट करते हैं, करेक्ट। लेकिन स्टैंडर्ड ये भी कहता है अगर आपने एसेट रीवैल्यू करा, वैल्यू बढ़ गई, तो जो वैल्यू बढ़ गई उसको पूरा का पूरा एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाने से पहले चेक कर लो कि इससे पहले कोई रीवैल्यूएशन हुआ था, और अगर उसमें कोई लॉस हुआ था तो उस लॉस की कवरेज आप यहाँ कर सकते हो। कहने का मतलब है मैंने जब लॉस हुआ था रीवैल्यूएशन की वजह से तो मैंने पीएनएल को डेबिट करा था, अब मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ। तो स्टैंडर्ड हमें ये इजाज़त देता है कि जो लॉस हो गया था पहले उसको आप रिवर्स कर सकते हो एसेट की वैल्यू को बढ़ने पर। तो इसलिए मैंने इस लॉस को ऑफसेट कर लिया और बचा हुआ अमाउंट ही मैंने रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद इसमें एक केस स्टडी और दी हुई है 9.34, तो ये आप आसानी से खुद कर सकते हो। जब तक मैं आपको मालूम है मैं तब तक कोई भी चीज़ करने के लिए खुद नहीं देता जब तक मुझे यकीन ना हो कि आप उसको कर लेंगे। बाकी इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट हैं और वो पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग। कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग का मतलब है एसेट को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए नॉर्मल रिपेयर, लुब्रिकेंट्स का खर्चा वगैरह जो होता है, तो उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट करा जाता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी एसेट को कभी भी, किसी एसेट का कोई पार्ट कभी भी अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमेशा उसको कैपिटलाइज करा जाता है। कैपिटलाइज इसलिए करा जाता है क्योंकि जब मैं किसी पुराने पार्ट को हटा करके नया पार्ट लगाऊंगा तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा आउटपुट होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। और मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉल्स का खर्चा हमेशा कैपिटलाइज करा जाएगा, ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। हमेशा इसको कैपिटलाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा ये कुछ चंद केस स्टडीज दी हुई है जस्ट तुम्हें कुछ समझाने के लिए, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इस केस स्टडी में क्या लिखा है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इस केस स्टडी में लिखा हुआ है कि एक मशीनरी है, ये एक मशीनरी है। अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये मशीनरी है। इस मशीनरी का कोई कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट्स अभी सेमी ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है। कह रहे हैं ये कंपोनेंट सेमी ऑटोमेटिक है, अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। हमने इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किससे कर दिया? ऑटोमेटिक कंपोनेंट से कर दिया।
एक तो उसने ये दिया है, पहले तो ये जो रिप्लेसमेंट का खर्चा है इसको तो मैं कैपिटलाइज करूंगा ही करूंगा, मैंने अभी आपको बताया। और ये जो जब मैं रिप्लेस करूंगा तो अब मैं इसको हटा दूंगा तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाएगा। अब उसने ये भी बताया सेमी ऑटोमेटिक कंपोनेंट को लाने के बाद हमने इस मशीनरी को कहीं शिफ्ट कर दिया और उसके लिए हमने कुछ न्यू फाउंडेशंस वगैरह बिल्ड करी, तो जो न्यू फाउंडेशन बिल्ड करी वो भी कैपिटलाइज करेंगे, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। और ना न्यू फाउंडेशन के अलावा इसमें उसने ये भी लिखा है कि पुरानी मशीनरी को हमने डिसमेंटल कर दिया, तो डिसमेंटल का खर्चा भी कैपिटलाइज करते, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये केस स्टडी में दिया गया, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि मुझे उसको और ज़्यादा एलोबरेट करने की ज़रूरत पड़े, तो वो तुम ऑटोमेटिकली अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10.32 में वो क्या कहता है कि एक कंपनी है, उसने 250 लाख रुपीस खर्च करे, किस पे खर्च करे? रिपेयरिंग पे, रिपेयर्स पे खर्च करे, लेकिन 250 लाख रुपए खर्च करे। निश्चित रूप से ये काफ़ी बड़ा एक्सपेंडिचर है, ये रिपेयर का खर्चा है। और उसने कंफ्यूज करने के लिए ये भी बता दिया कि ये जो हमने खर्चा करा ना, ये इतना ज़्यादा खर्चा है कि ये मोर देन 25% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ये जो 250 लाख का खर्चा करा है, जो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है, उसका मैं 25% कंप्यूट करूँ तो उससे भी ज़्यादा का खर्चा है। मेन पॉइंट ये है कि इस खर्चे को क्या करें, क्या हम इसको रेवेन्यू में चार्ज करें या कैपिटलाइज करें? तो पॉइंट ये है, पहले तो ये समझना है कि ये रिपेयर का खर्चा है। रिपेयर के जो खर्चे होते हैं एसेट को ठीक कंडीशन में करने के लिए करे जाते हैं, तो इसलिए उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज करा जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज मोर देन 25% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। समझ में आ गया? तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये मोर देन 25% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट है तो मैं कैपिटलाइज करूंगा। नो, एसेट को खर्चे को तब तक कैपिटलाइज नहीं करेंगे जब तक एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी या आउटपुट करने की क्षमता इंक्रीज नहीं होगी। जो केस 10.33 है ये आप खुद कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अब एक पॉइंट मुझे आपको बताना है कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट से। अब सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है, इस एंटिटी ने कुछ एडिशंस करी अपनी बिल्डिंग पे, करेक्ट, कुछ एडिशंस करी अपनी बिल्डिंग पे, और इन्होंने अपने ही वर्कमैन का सहारा लिया, अपने ही वर्कमैन का सहारा लिया, अपने ही लोगों का सहारा लिया, ठीक है, वर्कमैन का। और इनका जो खर्चा बना 5 लाख का बना। ऑफ कोर्स वर्कमैन का सहारा लिया और उस बिल्डिंग पे जो हम एडिशंस कर रहे थे तो खर्चा 5 लाख का आया। लेकिन यही चीज एडिशंस करने के लिए अगर हम ये किसी बाहर के आदमी को ठेका देते तो खर्चा 6 लाख का पड़ता। सिंपल वर्ड्स में यही काम अगर हमने किसी बाहर के ठेकेदार से कराया होता तो हमारा खर्चा 6 लाख का पड़ता। अब डायरेक्टर इस कंपनी का क्या कह रहा है, मैं केस स्टडी 11.1 की बात बता रहा हूं। तो डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि हमें इसको 6 लाख पे इस एसेट को 6 लाख की कॉस्ट में दिखाना चाहिए, हालांकि कंपनी का एक्चुअली में खर्चा 5 लाख का हुआ है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि एसेट किसी भी हालत में एक्चुअल कॉस्ट पर ही नजर आना चाहिए। तो भले ही आपने अपने वर्कमैन की सहायता से ये एसेट बनाया है और बाहर के आदमी से आप बनाते तो खर्चा इतना होता, तो अकाउंट्स में नॉशनल चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, इमेजिनेशन के लिए कोई जगह नहीं है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो एक्चुअल खर्चा पड़ा उसी पर आपको इसको दिखाना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और रह गया डेप्रिसिएशन का, और उसके बाद फिर हम इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फिनिश करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद क्लास जो है जारी रहेगी। हेलो एंड ग्रेट वेलकम आफ्टर द ब्रेक ऑफ कोर्स। तो अभी तक हमने बेटे सेक्शन 11 तक कराया और डेप्रिसिएशन की तरफ मूव करेंगे। तो मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग स्टैंडर्ड था, लेकिन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो हैं इसी स्टैंडर्ड में अब समा दी गई हैं। अब डेप्रिसिएशन के बारे में मुझे क्या बताना, मोस्टली चीज़ें आप लोगों को मुझसे बेहतर मालूम है। सबको मालूम है कि जहाँ तक डेप्रिसिएशन का सवाल है, डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है यूजफुल लाइफ पे, रेसिडुअल वैल्यू पे और कॉस्ट ऑफ एसेट पे। डेप्रिशिएबल अमाउंट जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसका बेसिकली क्या मतलब है? डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब सिंपल वर्ड्स में होता है एसेट की जो कॉस्ट है उसमें से जब हम रेसिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं तो उसी को डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहते हैं।
अब जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है डेफिनेटली हम उसको एलोकेट करते हैं ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ। अब स्टैंडर्ड कहता है कि रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और डेप्रिशिएबल अमाउंट को एनुअली हमें रिव्यू करते रहना चाहिए। स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि अगर रेसिडुअल वैल्यू में, डेप्रिशिएबल अमाउंट में, यूजफुल लाइफ में कोई चेंज आता है या चेंजेस इन एस्टिमेट होते हैं तो उनको प्रोस्पेक्टिवली हमने इफेक्ट में लाना है। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है फ्यूचर में। डेप्रिसिएशन हमेशा P&L अकाउंट में ही चार्ज करा जाता है, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन किसी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन सकता है? बन सकता है। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट सेक्शन कराया था तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे जेसीबी मशीन का डेप्रिसिएशन है, तो हम, क्योंकि जेसीबी मशीन हमने बुलाई थी एसेट को इंस्टॉल करने के लिए, तो उसकी डेप्रिसिएशन का जो खर्चा था वो हमने एसेट की कॉस्ट में डेबिट करा था। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना कब बंद कर देना चाहिए? अगर एक एंटिटी ये डिसाइड कर ले कि इस एसेट को हमने अब बिजनेस में यूज़ नहीं करना है, हमने बेचना है, हम बोलते हैं एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल। तो अगर एंटिटी ये डिसाइड कर ले या एंटिटी ये डिसाइड कर ले कि अब हमने इस एसेट को डी रिकग्नाइज करना है, तो इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उस दिन से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देंगे। स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि डेप्रिसिएशन मेथड, याद रखें कि ये स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही आपको अलाउ करता है। तो जो भी डेप्रिसिएशन मेथड आप सेलेक्ट करते हैं वो इस तरह का होना चाहिए कि एसेट का कंजम्पशन ठीक तरीके से दिखाई दे। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन मेथड जो आपने एक बार अपना लिया है उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं आना चाहिए। अब इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए हैं, तो हम पहले इन क्वेश्चंस को करते हैं। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन चेंज इन मेथड का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप इस तरह से देखें। वो कहता है एक कंपनी ने 1/4/2023 को एक एसेट खरीदा 5 लाख रुपीस का, और एंटिटी ने डिसाइड करा कि हम और एंटिटी ने इनफैक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करा 25-26 तक। इज इट क्लियर टू यू? और एंटिटी ने जब डेप्रिसिएशन चार्ज करा तो ऑन द बेसिस ऑफ SLM, और लाइफ जो दी है एसेट की 10 साल की दी है, और स्क्रैप वैल्यू जो दी है वो 50,000 की दी हुई है। अब कह रहे हैं फ्रॉम 26-27 कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब आप हमें ये बताओ कि 26-27 में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने लायक मेरे है नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखे जी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए आपको खास तौर से, इजंट इट और नॉट। अब इस केस में आपने पहले तो ये एसेट खरीदा 1/4/2023 को, तो 1/4/2023 को जो आपने एसेट खरीदा है वो कितने का खरीदा? 5 लाख का खरीदा। अब इस एसेट पे जब आप डेप्रिसिएशन देंगे तो आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? क्योंकि एसेट की कॉस्ट जो है वो 5 लाख रुपए की है और दिया हुआ है कि जो स्क्रैप वैल्यू है वो 50,000 है और एसेट की जो लाइफ है वो 10 साल की है। तो इसका मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन जो बनेगा वो 45,000 का बनेगा। इसका मतलब जब आप फर्स्ट ईयर के एंड में आएंगे यानी कि 31/3/2024 को, यह आपका फर्स्ट ईयर एंड होगा, तो फर्स्ट ईयर के एंड में आप 45,000 का डेप्रिसिएशन दे देंगे। इसी तरह से अब आप 31/3/2025 को आएंगे, इसमें भी आप 45,000 का डेप्रिसिएशन दे देंगे, और इसी तरीके से आप 31/3/2026 को आएंगे। तो वो कह रहे हैं 31/3/2026 तक कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। तो इसका मतलब कंपनी ने अभी तक एक 45, 45 और 45 यानी कि टोटल 1,35,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। तो इसका मतलब 31/3/2026 को इस एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू जो है वो 5 लाख माइनस 1,45,000 3,65,000 है। अब वो कह रहा है कि कंपनी ने, क्योंकि अब अगला स्टार्ट 31/3/2026 का मतलब 1/4/2026 भी होता है, अब अगला साल खत्म होगा 31/3/2027 को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस दिन से या इस साल से कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम डेप्रिसिएशन मेथड अब रिटर्न डाउन वैल्यू पे रखेंगे 20% के हिसाब से। तो 31/3/2027 को हम अब कितना डेप्रिसिएशन देंगे? मैंने तुम्हें बताया कि चेंजेस इन डेप्रिसिएशन मेथड विल बी इनकॉर्पोरेटेड प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है फ्यूचर से। तो सिंपल वर्ड्स में 31/3/2026 को जब मैं डेप्रिसिएशन दूंगा तो 3,65,000 का 20% डेप्रिसिएशन दे दूंगा, तो विच विल बी इक्वल टू 73,000। और 31/3/2027 को हमारी बुक वैल्यू 365 माइनस 73,000 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ ये पूछा है डेप्रिसिएशन कितना है। इज इट क्लियर टू यू? तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12.2 में वो क्या कहता है?
12.2 में उसने क्या लिखा, ए कंप्यूटर कॉस्टिंग 60,000 इज डेप्रिशिएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस एज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ एंड नील रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 years। तो इसमें भी पिछली क्वेश्चन की तरह पहले तो एसेट की जो कॉस्ट है वो 60,000 की है। इज इट क्लियर टू यू? और उसकी स्क्रैप वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नील दी है और लाइफ 10 साल की दी है, तो इसका मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन 6,000 हो गया। अब वो कहता है कंपनी ने इसको 3 साल तक डेप्रिशिएट करा। करेक्ट। शुरुआत में हम सोच रहे थे लाइफ 10 साल की है, और अब वो क्या कहता है, द एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd year वॉज एस्टिमेटेड एट 5 years। तो 10 में से जब 3 साल गुजर गए, 3rd year के एंड में लॉजिकली 7 year बचने चाहिए, लेकिन 3rd year के बाद हमें पता लगा कि एसेट के 5 साल से बचे हुए, यानी कि यूजफुल लाइफ में चेंज आ गया। अब 7 साल नहीं बचे हैं, कितने साल बचे हैं? सिर्फ 5 साल बचे हैं। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब भी यूजफुल लाइफ में या एसेट की यूजफुल लाइफ में, स्क्रैप वैल्यू में, रेसिडुअल वैल्यू में कोई भी चेंजेस आएगा तो आपको रिवाइज डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि एसेट की कॉस्ट जो है वो 60,000 की थी और हमने 3 साल का डेप्रिसिएशन उसमें दे दिया, तो 6,000 इंटू 3 इसका मतलब 18,000 का डेप्रिसिएशन हम दे चुके हैं। इसका मतलब एसेट की कॉस्ट कितनी है? 42,000 की है। Isn't it or not? और 42,000 है 3 साल के बाद। अब इस एसेट की लाइफ 3rd year के बाद, यानी कि इसकी रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू 42 है, और अब लाइफ में चेंज आ गया, तो अब मुझे रिवाइज डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। अब रिवाइज डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 42,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 8,400, यानी कि 4th year के एंड में और आने वाले 5 सालों में अब हमारा डेप्रिसिएशन 8,400 का होगा, जो कि उसने क्वेश्चन में तुम्हें दिया भी हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12.3 में वो क्या कहता है, ये एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है 12.3 में। 12.3 को समझाने के लिए यहां पर देखें, वो कह रहा है V7 लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और उसने एक एसेट एक्वायर करा 1/4/2022 को। 1/4/2022 को हमने एसेट एक्वायर करा है, और एसेट हमने एक्वायर कितने का करा है? 15 लाख रुपए का एसेट एक्वायर करा है, 15 lakhs। अब वो कह रहा है कंपनी चार्ज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन 15 years वर्किंग लाइफ एंड एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 3 लाख। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि हम इस पे जो डेप्रिसिएशन देंगे, यानी कि हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा, चलो मैं यहाँ अलग से कंप्यूट कर देता हूँ, 15 लाख रुपए तो एसेट की कॉस्ट है, और वो कह रहे हैं एंटिटी एस्टिमेट कर रही है रेसिडुअल वैल्यू 3 लाख की, और वर्किंग लाइफ जो है 15 की है, 15 साल की। तो हमारा 1 साल का डेप्रिसिएशन जब मैं कंप्यूट करूंगा तो डेट इज इक्वल टू 80,000, 80,000 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। अब कह रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ द 4th year। एट द बिगनिंग ऑफ द 4th year का मतलब है मैं 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूँ। इसका मतलब ये है 1/4/2025 में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं 23 का 80,000, भाई मैं 23 का पहला साल खत्म होगा ना 1/4/2022 के बाद, और इसी तरीके से फिर 24 में दूसरा साल खत्म होगा, 23, 24 और 25 में तीसरा साल खत्म होगा। यानी कि 3 साल के खत्म होने के बाद इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? तो इस एसेट की बुक वैल्यू 3 साल के खत्म होने के बाद, यानी कि ऑन 31/3/2025, 31/3/2025 कह लो या 1/4/2025 कह लो, बात एक ही है। 2,40,000 तुम माइनस करोगे तो 12,60,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रिटन डाउन वैल्यू 12,60,000 है। अब वो क्या कहता है, द कंपनी बाय वे ऑफ सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन रीवैल्यूड द मशीनरी अपवर्ड बाय 20% ऑफ द नेट बुक वैल्यू एज ऑन द डेट एंड ऑल्सो रीएस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ एज 7 years एंड स्क्रैप वैल्यू एज निल। मजेदार बात यह है कि इसी दिन 31/3/2025 को कंपनी ने क्या डिसाइड करा, या कंपनी के डायरेक्टर ने इस एसेट को एक तो अप वैल्यू करा, यानी कि इस एसेट में रीवैल्यूएशन हुआ, और रीवैल्यूएशन जो हुआ वो अपवर्ड हुआ 20%। तो पहले तो 20% में इसका कंप्यूट करूंगा तो वो आ जाएगा आपका 2,52,000। तो 2,52,000 रीवैल्यूएशन हुआ।
जब रीवैल्यूएशन होता है तो एंट्री होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। इसका मतलब इस रीवैल्यूएशन के होने से हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में भी बैलेंस आ गया। वेट, अब रीवैल्यूएशन होने से क्या हुआ कि इस एसेट की रिवाइज्ड बुक वैल्यू जो हो गई, इसको मैं ऐड कर दूं तो ये 15,12,000 रुपए की रिवाइज्ड बुक वैल्यू हो गई। दिस इज योर रिवाइज्ड बुक वैल्यू इसी डेट को 31/3/2025 को 3 साल के खत्म होने के बाद अब रिवाइज्ड वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 15,12,000 की मानी जाएगी। बिकॉज रिवाइज्ड वैल्यू में एक तो चेंज आया, ऊपर से वो कह रहे हैं हमने यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करा। जब शुरुआत में हमने एसेट खरीदा था हम सोच रहे थे 15 साल की लाइफ है, 15 में से 3 साल तो खत्म हो चुके, तो लॉजिकली 12 साल की लाइफ बचनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है अब हमने जब यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करी तो पता लगा सिर्फ 7 ईयर्स बचे हैं और एस्टिमेटेड वैल्यू अब निल है। यानी कि अब जब मैं रिवाइज डेप्रिसिएशन कंप्यूट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? 15,12,000 ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू मानी जाएगी। अब स्क्रैप वैल्यू 0 है और लाइफ 7 ईयर्स की है, यानी कि 3rd ईयर के बाद अब से 7 साल बचे हैं। तो ये आ जाएगा जी आपका 2,16,000 रुपये। अब ये 2,16,000 रुपये का डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करूंगा, यानी कि जब मैं 31/3/2026 को पहुंचूंगा, करेक्ट, 31/3/2025 के बाद 31/3/2026 को पहुंचूंगा, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 15,12,000 डिवाइडेड बाई 7, 2,16,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसी तरह से मैं 31/3/2027 को पहुंचूंगा तो डेट अगेन मैं डेप्रिसिएशन दूंगा। देखो ध्यान क्या रखना है, इस डेट तक आपके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस डेट तक 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इजंट इट और नॉट? इस डेट को 4th ईयर कंप्लीट हो चुका है, इस डेट को 5th ईयर कंप्लीट हो चुका है, फिर 6th, फिर 7th। ये मैं क्यों लिख रहा हूं मैं अभी बताता हूं। इसी तरह 31/3/2028 को मैं फिर से 2,16,000 का डेप्रिसिएशन दूंगा, क्योंकि अब ये रिवाइज डेप्रिसिएशन है, आने वाले सालों में तो 2,16,000 का डेप्रिसिएशन होगा। और इसी तरह से 31/3/2028 को मैं 2,16,000 का डेप्रिसिएशन दूंगा। इसका मतलब 7th ईयर के कंप्लीट होने के बाद अगर मैं बुक वैल्यू देखूं तो 15,12,000 में से मुझे ये 4 साल का 2,16,000 इंटू 4 माइनस करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 8,60,000, वो आ जाएगा इनफैक्ट 6,48,000, 6,48,000। इज इट क्लियर टू यू? तो 6,48,000 आपकी रिटन डाउन वैल्यू आ गई 7th ईयर के कंप्लीट होने के बाद, या 8th ईयर की बिगनिंग कह लो या 7th ईयर का एंड कह लो। इसको मैं 8th ईयर की बिगनिंग भी कह सकता हूं या 7th ईयर का एंड भी कह सकता हूं। तो 7th ईयर के एंड में हमारी वैल्यू 6,48,000 है। अब वो क्या कहता है इसमें, उसने आगे ये भी लिखा है द इंक्रीज इन नेट बुक वैल्यू इज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। वो तो हम वैसे भी करते ही हैं। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चार्ज करना है, वो हम वैसे भी करते हैं। अब उसने बताया कि एट द बिगनिंग ऑफ द 8th ईयर कंपनी डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द मशीनरी एंड रियलाइज्ड इट फॉर 2 लाख। तो इसलिए मैं ये रिटन डाउन वैल्यू देख रहा था 7th ईयर के खत्म होने तक, यानी कि 8th ईयर की बिगनिंग में मेरी बुक वैल्यू 6,48,000 की है। वो कह रहा है 8th ईयर की बिगनिंग में हमने इस एसेट को बेच दिया, सोल्ड फॉर। हमने कितने में बेच दिया इसको? केवल 2 लाख में बेचा। अगर मैंने 2 लाख में बेचा तो मेरा लॉस कितने का हो जाएगा? मेरा लॉस हो गया 4,48,000 का। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो लॉस होता है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान क्या देना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है अगर आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा है, जो कि है, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू 2,52,000 से बड़ी थी और मैंने आपको बताया भी था कि ये पैसा हम रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। तो 4,48,000 का जो लॉस है उसमें से 2,52,000 का लॉस तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में डेबिट करा जाएगा, और जो बच गया लॉस केवल उतना ही लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये आपको अच्छी तरह मालूम चल जाना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद फिर इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है डी रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है जब हम एसेट को डी रिकग्नाइज करेंगे तो जो भी नफा नुकसान होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जैसे कि एक एसेट है हमारे पास 76,000 का,
उस पे अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 62,000 का लग चुका है। अगर मैं 76,000 में से 62,000 माइनस कर दूं तो इसका मतलब इस एसेट की बुक वैल्यू टेक्निकली देखा जाए तो केवल इतनी है ना, 14,000। अब कह रहा है हमने इसको बेचा है 4,000 में, तो इसका मतलब अगर तुमने 4,000 में बेचा, तुमने इस एसेट को 4,000 में बेचा है, तो टेक्निकली तुम्हारा लॉस कितने का हो गया? 76,000 कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट थी 62, तो 14 उसकी बुक वैल्यू है, और मैंने 4,000 में बेचा तो 10,000 का नुकसान हो गया। लॉजिकली मेरा लॉस 10,000 का है। इज इट क्लियर टू यू? अब इस केस में जब मैं एंट्री करूंगा तो एसेट तो 76,000 का बाहर चला जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मुझे अब डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब एसेट ही नहीं रहा तो उस एसेट को रख के मैं क्या करूंगा? इज इट क्लियर टू यू? और मुझे मिले 4,000 रुपये हैं, तो लॉस मेरा कितने का हो गया? 10,000 का हो गया। 10,000 लिख लेना। लॉस मेरा 10,000 का हो गया, तो पीएनएल अकाउंट में मैं डेबिट कर दूंगा लॉस को 10,000 रुपीज़। इज इट क्लियर टू यू? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। रिटायरमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, जबकि एक एंटिटी ये डिसाइड कर ले कि ये एसेट को अब हमने सिर्फ होल्ड करके रखना है फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल, या फिर एंटिटी ये डिसाइड कर ले कि हमने इसको अब डी रिकग्नाइज करना है। इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाएगी उस दिन हम कहते हैं कि एसेट का डी रिकग्निशन हो जाएगा, और हम एसेट पे किसी भी तरीके से अब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। फिर इसमें अगला पॉइंट जो है वो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कंसोलिडेटेड प्राइस से है। क्या होता है कि कभी कभी हम एसेट खरीदते हैं, जब एक से ज़्यादा एसेट हमने खरीदे, मान लेते मैंने 3 एसेट खरीदे और मैंने उनके लिए 100 लाख रुपए दिए। जैसे कि इस केस में क्या है कि मैंने 3 एसेट खरीदे, P1, P2, P3, और मैंने इनके लिए कंसोलिडेटेड अमाउंट पे करा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने इनके लिए 100 रुपये इकट्ठे दिए तो मैं इस 100 रुपये की जो कॉस्ट है इसको अपोर्शन कैसे करूं कि P1 पे कितनी कॉस्ट है, P2 पे कितनी कॉस्ट है, P3 पे। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर एसेट कंसोलिडेटेड बेस पर खरीदे जाएं तो उनकी जो कॉस्ट है उसको अपोर्शन करने के लिए पहले आप ये देखें कि ये जो एसेट आपने खरीदे मार्केट में इनकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है। तो मार्केट में फेयर वैल्यू मान लेते हैं, ये क्वेश्चन में दी हुई है, मार्केट में फेयर वैल्यू 60 है, इसकी 70 है, इसकी 120 है। अब मैं इस रेशियो में 60:70:120 के रेशियो में ये 100 की कॉस्ट को अपोर्शन कर दूंगा। यानी कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर एसेट कंसोलिडेटेड प्राइस पर खरीदे जाएं तो उनकी कॉस्ट को अपोर्शन करने के लिए आप ये देखें कि फेयर वैल्यू रिस्पेक्टिव एसेट्स की कितनी है, और उस फेयर वैल्यू के रेशियो के आधार पर आप जो है जो इस केस में 100 रुपीज़ की कॉस्ट है उसको अपोर्शन कर देंगे। एक पॉइंट है डेफर्ड क्रेडिट। अब डेफर्ड क्रेडिट का मतलब क्या निकला? डेफर्ड क्रेडिट में देखें जी, यहाँ पर सपोज कोई एंटिटी है और उसने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 18 लाख रुपए की, या कोई कार खरीदी चलो 18 लाख रुपए की, और हमने कहा जी हम 2 साल के बाद आपको पेमेंट करेंगे, फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं, सेकेंड ईयर के एंड में हम आपको पेमेंट करेंगे। अब नो डाउट सेकेंड ईयर के एंड में मैं पेमेंट तो 18 लाख की करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी तरीके का। अब मैंने जो ये कार खरीदी 18 लाख की, लॉजिकली मुझे इसको किस वैल्यू पे रिकग्नाइज करना चाहिए? निश्चित रूप से मैं पेमेंट 2 साल के बाद पे करूंगा तो 18 लाख ही बाहर जाएंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि जो 18 लाख की वैल्यू 2 साल के बाद होगी वो आज के 18 लाख के बराबर तो नहीं होगी। तो मुझे इस वैल्यू को जो मैं पे करूंगा 2 साल के बाद, मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं प्रेजेंट वैल्यू जब कंप्यूट करूंगा, सपोज इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने कंप्यूट करी, जो भी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, चलो मैं तुम्हें देख के ही बता देता हूँ। इसकी प्रेजेंट वैल्यू अभी मैं क्वेश्चन में बता दूंगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 14,86,800। ये मैंने कैसे कंप्यूट करी अभी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताने दें। तो 18 लाख में से मैंने जो मेरी पेमेंट जाएगी, 18 लाख जो 2 साल के बाद मैं पेमेंट करूंगा उसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करी। लेकिन भूलना नहीं है, आपने पेमेंट तो 18 लाख ही करनी है ना, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट में आपने इतना ही पेमेंट करा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 18 लाख हम पे कर रहे हैं उसकी इफेक्टिव वैल्यू इतनी है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर तुमने डेफर्ड क्रेडिट पर कोई एसेट खरीदा है तो उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि एसेट की कॉस्ट तो ये मानी जाएगी। अब जो आपने डिफरेंस पे करा, अब जो भी ये डिफरेंस आएगा 18 लाख माइनस दिस अमाउंट, जो भी ये डिफरेंस आ रहा है उसको आपको मानना पड़ेगा कि वो आपने इंटरेस्ट का खर्चा करा है, ये स्टैंडर्ड कहता है।
और वो जो इंटरेस्ट का खर्चा है कुछ हिस्सा यहाँ पर और कुछ हिस्सा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ये पूरी कहानी है। और प्रेजेंट वैल्यू देखने के लिए मैंने 10% डिस्काउंट फैक्टर यूज करा, क्योंकि क्वेश्चन में 10%, क्वेश्चन तो वही है और 10% डिस्काउंट फैक्टर दिया है और दूसरे साल का डिस्काउंट फैक्टर 0.826 है। वो चीज़ तुम्हें आती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में जब हम डेफर्ड सिस्टम पे कोई एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट की कॉस्ट जो होगी वो प्रेजेंट वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट पेड, जिसको हम कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो इस वैल्यू पे एसेट रिकग्नाइज करेंगे और जो डिफरेंस है उसको इंटरेस्ट के रूप में रिकग्नाइज करा जाएगा। तो ये है आपका AS10 और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वाइडेस्ट कवरेज किसी और ने आपको दी है। भले ही आप 10,000 की 15,000 की कोचिंग कहीं से ले रहे हो, मुझे मालूम है आप 10,000 15,000 खुशी खुशी तो खर्च कर देंगे, लेकिन जो बुक की कॉस्ट है हमारी वो आप नहीं लेंगे। एनीवे, वैसे मेरी एडवाइस तो यही है कि बुक्स आप ले लेना, तो कोई इसमें आपको नुकसान नहीं है और बहुत स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी कोचिंग है, वाइडेस्ट कवरेज है और मुझे मालूम है ये बात आप काफ़ी हद तक तस्लीम कर चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी नए स्टैंडर्ड के साथ।